यार चाय मेरे लिए तो ऑफकोर्स बिल्कुल टॉनिक है मेरा। और मैरिस रोड पे हमने एक छोटा सा एक ऑफिस ले लिया रेंट पे। उसका जो पहला क्लाइंट आया उसने वेबसाइट बनाई और एक ऐसा चेक दे के चला गया जो आज तक क्लियर ही नहीं हो पाया। स्कूल एक मिंटो सर्कल में आप ना ज़िंदगी जीना सीख जाते हो। और 20 दिन 25 दिन बिल्कुल पीक IIT के एग्ज़ाम से पहले तो हमने एक भी किताब शायद ना खोली हो और पूरा दिल्ली मेट्रो से घूमते फिरते थे। जो भी रहा ठीक ठाक 12th में पास हो गए। AU में इंजीनियरिंग में नाम डायरेक्टली आया नहीं, वेटिंग में आया नाम। तो कहीं ना कहीं समझ में आया कि यार 2 साल कुछ गलतियाँ करी। इसलिए भी वो कुछ चैलेंज रहा कि बिल्कुल उस टाइम पे जब कॉलेज के बाद ये हुआ कि नहीं साहब जॉब नहीं करनी है, बिजनेस करनी है, तो बड़ा पेरेंट्स की साइड से वो आया कि क्यों भाई वाई कि पेट्रोकेमिकल AMU में आखिरी में मिलती है और हम आखिरी वेटिंग वाले लोग थे। और मुझे ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये लगता है कि मतलब आप अकेले ना बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर नहीं सकते और कर भी लोगे तो उसका मज़ा नहीं है। तो हम लोग को उस टाइम पे 300 रुपये पर कंप्यूटर बूट ले लेते थे। शाम में कुछ नहीं पार्टी कर रहे हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है कि हाँ उस पैसे से कुछ वो करना था। बहुत सारे इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट हमारे इंटरव्यू देने आते हैं और बेसिक मैकेनिकल के इंजीनियर से मैं पूछूं कि आयरन की डेंसिटी क्या है तो नहीं बता पाता। समर वेकेशंस होती हैं तो कॉलेज में बच्चों को सबके पास कॉमिक्स इतनी नहीं थी, किसी की उसको पार्टनर कर लिया कि लाओ तुम्हारी कॉमिक्स हैं, हम कॉमिक लाइब्रेरी चलाते हैं और रेवेन्यू शेयर करेंगे। 1 रुपये में पतली कॉमिक, 2 रुपये में मोटी कॉमिक। शौक में ही चीज़ें बनती चली जाती हैं और फिर मज़ा आने लगता है और फिर आप वही आपका पैशन बन जाता है। दोस्तों के साथ अच्छा ढाबेबाजी करना वो आज भी पसंद है। हम लोग वो डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करते हैं जो एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स या डिसीजन मेकर्स को हेल्प करता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए। यार हंगर टू ग्रो एक चीज़ होती है। Hello everyone, we are Team Stick and we are building a hybrid platform for youth to find and fuel their passion with complete control over the content to attain fulfillment. Stick is not just an app but a platform जो youth को एक passion driven lifestyle pursue करने के लिए guide करेगा and that also not just virtually but in real life as well. इसी जर्नी का एक पार्ट है ये सीरीज जहां पर हम उन लोगों से इंटरेक्ट करेंगे जो हमारे बीच से निकलकर अपने पैशन को एक फुल फ्लेज प्रोफेशन में तब्दील कर चुके हैं। हम उन लोकल अचीवर्स की जर्नी उनकी जुबानी आपके सामने रखेंगे सो दैट यू कैन बी मोटिवेटेड दैट यू कैन ऑल्सो डू इट। एज अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज हम अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के लोकल अचीवर्स से इंटरैक्ट करेंगे एंड वी विल ऑल्सो बी ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स एंड वर्कशॉप्स सो दैट द यूथ कैन कनेक्ट विद देम इन रियल टाइम। So let us drive together with Stick towards your passion journey. Hamza bhai, very welcome to this podcast. थैंक यू। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो इसलिए करने वाले हैं क्योंकि एक जो लेमैन, एक जो स्टूडेंट है नॉर्मल, जो कि हमारा जो यूथ है फॉर एग्जांपल 15 से लेके 25 साल 26 साल की एज तक, वो आज के वक्त में उसके पास एक्सपोजर है लेकिन वो कंफ्यूज है क्योंकि सोसाइटियल जो एक प्रेजुडिस है और जो एक कल्चर जो हमें पास ऑन होता है जो बहुत बदल गया है आज के वक्त में जब हम सोशल मीडिया और डिजिटल एज में जी रहे हैं। तो आपकी जर्नी के थ्रू हम उन यूथ को ये रियलाइज कराना चाहते हैं कि हाउ दे कैन ऑल्सो स्टैंड आउट एंड ट्राई समथिंग न्यू एंड स्टिल मेक अ लॉट बिग दैन एनी कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म और एनी कन्वेंशनल जॉब। सो जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो इसी बात से करने वाले हैं कि आपके हिसाब से पैशन क्या है? ओके, नाइस स्टार्ट, नाइस क्वेश्चन। बेसिकली मुझे लगता है पैशन वो काम है जिसको करने में इंसान थके नहीं और एंडलेस कर सकता है। वो उसमें उसको कोई पेन या कोई ड्यूटी ना फील हो और वो काम करने में उसको मज़ा आए। बट ऑफ कोर्स अगर पैशन और आपका प्रोफेशन मिक्स हो जाए तो उससे अच्छा कुछ पॉसिबल नहीं है कि आप उससे पैसे भी कमा लो और आपका वो पैशन भी हो। जी। बहुत सारे लोगों के लिए पैशन फोटोग्राफी करना है, वो जॉब कहीं और करते हैं, कुछ करते हैं। बट मेरे लिए या ख़ास तौर से किसी ऐसे प्रोफेशनल के लिए जो उसका काम ही अगर पैशन होता है तो चांसेस ऑफ गेटिंग नॉट बोर्ड, नॉट टायर्ड वो बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि पैशन वो काम है जिसको करने में आपको मज़ा आए। दैट्स इन नटशेल।
और हम जब रिसर्च करते हैं अपने ऐप के लिए, स्टिक के लिए, तो हमें ये बात पता भी चलती है कि 2030 तक जो पैशन मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मतलब ज़्यादा लोग कन्वेंशनल जॉब के बजाय अपनी जो जिस चीज़ में वो इंटरेस्टेड है वो परस्यू करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपने अपनी जर्नी के थ्रू एक बहुत डिफरेंट 2 फेजेस देखे हैं, जहाँ पर एक सोशल मीडिया बूम आया, तो आपको क्या डिफरेंट लगता है कि एक जो फेज़ था जहाँ पर सोशल मीडिया इंटरनेट डेवलप कर रहा था और फिर देन अचानक से इंटरनेट एक्सेस बहुत आम हो गया, तो आपको इन 2 फेजेस में क्या डिफरेंस लगा थ्रू आउट? ऑफ कोर्स मतलब ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज या किसी भी यूथ के लिए एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, छोटे रील्स, यूट्यूब वीडियोस, इन सब से पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन तक या उस स्टूडेंट को मिल पा रही है। बात यह है कि पैशन कहीं ना कहीं एक हल्की सी लग्जरी है। मींस अगर आपकी बेसिक अपने आप को या अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए कुछ अर्निंग ज़रूरी हैं, तो उसके बहुत चांसेस हो जाते हैं कि आप पैशन फॉलो ना कर पाओ या आप वो काम ना कर पाओ जो आप करना चाहते हो, जस्ट बिकॉज उस काम को करने में, उसकी सक्सेस लाने में कुछ वक्त लग जाएगा। तो आप बहुत ही 9 to 5 टाइप की जॉब्स या डॉक्टर और इंजीनियर बनते हो जिसमें चांसेस ऑफ सक्सेस जल्दी होते हैं। लेकिन आजकल जैसे कि मार्केट ग्रो कर रही है, लोगों के पास पैसा है और ज़रूरतें उस हिसाब से मैनेज हो जा रही हैं, तब ये जो पैशन फॉलो जो वर्ड आया है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक लग्जरी वर्ड है। और ऑफ कोर्स उसके फ़ायदे भी हैं और इंसान को करना भी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ज़िंदगी उसे जीनी है, काम ज़िंदगी भर करना है। तो वो टायर्ड हो करके और एक ऐसी जॉब जिसमें उसका इंटरेस्ट ना हो, वो सिर्फ इसलिए करता रहे, तो वो कहीं ना कहीं फिर मेंटली इल हो जाएगा जल्दी। लेकिन अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिल पाती हैं कि वो बेसिक अपनी सस्टेनेंस अर्ली डेज में शुरू करके कॉलेज डेज़ में ही काम शुरू कर ले जो उसको पसंद है, ताकि वो एक हल्का सा लीप ले ले अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, और उसकी सक्सेस थोड़ा सा जल्दी मिल जाए। तो जो आपका क्वेश्चन था वो बिल्कुल सही है कि आजकल इंटरनेट का दौर है, लोगों के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, बट ये जज करना कि ये पैशन क्या एक्चुअल में मेरा पैशन है या मैं सिर्फ दूसरों को देख के कि अच्छा वो बहुत जॉयफुल है और वो बहुत इन्जॉय कर रहा है तो मैं भी वैसा करूँ, ये बड़ा टफ क्वेश्चन होता है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं आज चलो फोटोग्राफी करता हूँ, कल चलो आरजे बन जाता हूँ या कुछ भी कर, बट उनके अंदर वो टैलेंट नहीं है मान लो। तो मुझे लगता है कि पैशन को चूज़ करना और पैशन के लिए अंदर से जो एक हंगर हो वो डिसाइड करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और ये कोई और नहीं बता सकता, ये सिर्फ आपको आपका मन अंदर से बताता है। या आप वो काम को करते हो तो उसको करने में कितना आप एंजॉय कर रहे हो, ये चीज़ें बात डिटरमाइन करती हैं कि क्या वाकई वो आपका पैशन है भी या नहीं। ठीक, तो सोशल मीडिया की जब हम बात कर रहे हैं, तो आप ने कब से सोशल मीडिया स्टार्ट किया और आप अभी कितना यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया जब हम लोग बड़े हो रहे थे, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से 11-12 और उस टाइम पे ही वो ऑर्कुट और उस टाइप का चीज़ें आ गई थी। सबसे पहले हम लोग ऑर्कुट वगैरह यूज़ करते थे थोड़ा बहुत कॉलेज डेज़ में, इधर उधर फ्रेंडशिप, एक रूम में एक दोस्त बैठा है, बराबर के रूम में दूसरा दोस्त बैठा है, फिर भी ऑर्कुट वगैरह, क्योंकि बिल्कुल इंटरनेट बहुत कॉस्टली था उस टाइम पे और स्लो था, बैंडविड्थ कम थी। धीरे धीरे फिर फेसबुक आया, फेसबुक का एक बूम रहा बहुत टाइम तक। अब आजकल लोग बाग बहुत मल्टीपल टाइप की चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम है और ट्विटर है और इस टाइप के जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल ऑफ कोर्स मैं लिंक्डइन पे ज़्यादा प्रेजेंट रहता हूँ, बट कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे भी छोटी मोटी प्रोफाइल है, रील्स देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे आप सोशल मीडिया एनिमल तो नहीं कह सकते, बट ये है कि हाँ आई स्पेंड माई मतलब कुछ फ्री टाइम है तो वो ऑफ कोर्स दूसरों की ज़िंदगी के अच्छे फ्रेम्स देख के गुजर रही है। बिल्कुल। तो अब आपकी हम अर्ली लाइफ पे आते हैं। आपने जैसे बताया कि आप बॉर्न एंड ब्राउट अप अलीगढ़ में ही हैं, तो एक अलीगढ़ एज अ जनरल सिटी हम बात करें, और फिर हम जब बात करते हैं, क्योंकि अलीगढ़ बहुत सेंटर में आता है अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो आपको मतलब ऐसा क्या लगा कि अलीगढ़ में जब हम बड़े हुए तो क्या हमारे पास प्लस पॉइंट्स थे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और इवन जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी रही आगे, और क्या चीज़ें हैं जहाँ पर आई थिंक अलीगढ़ आपको लगता है कि अलीगढ़ अभी भी थोड़ा पीछे? अलीगढ़ ऑफ कोर्स मैं यहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, यहीं पढ़ा बढ़ा, मेरे पेरेंट्स यहीं पर थे, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल एक शहर, मेरी फैमिली घर की तरह से रहा। तो हमेशा मुझे अलीगढ़ में एक कंफर्ट रहा कि यार यहाँ अपने दोस्त हैं, अपनी फैमिली है, यहाँ काम करना एज़ कम्पेयर टू अदर इंसान बाहर जाता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ इम्पॉसिबल है, बट ऑफ कोर्स चीज़ें वहाँ
उसको दोबारा से रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, घर अरेंज करना, काम करना, फ्लैट लेना। कहीं ना कहीं उसका एक्सपोजर होना चाहिए। मैं भी 1-2 साल कुछ ना कुछ टाइम के लिए समर ट्रेनिंग में या जस्ट कॉलेज के बाद में निकला कोशिश में। बट अलीगढ़ की एक अपनी एडवांटेज ये है कि भाई जो आदमी अलीगढ़ में पढ़ा है, पढ़ाई करी है, तो दोस्त यार एक इंसान का एक सर्कल होता है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि वो हर वक्त काम करे। काम के बाद, काम से पहले भी कुछ उसको ऐसा वक्त, ऐसे लोग चाहिए जिनसे वो एडवाइजेस लेता है, जिनके साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। एक फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप शाम में वापस अपनी फैमिली के पास पहुंच जा रहे हो, तो ये चीज़ें आप किसी भी, अगर अकेले किसी भी बड़े शहर जाओगे तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा टफ होती हैं। तो मेरे लिए बहुत एडवांटेज रहा कि मैं शुरू से अलीगढ़ में रहा, यहीं का नेटवर्क, यहीं मिंटो सर्कल में हमने पढ़ाई करी, यहीं दोस्त बनाए, यहीं कॉलेज करा, यहीं सारे टीचर्स, स्टूडेंट जानने वाले। यहाँ में एक AMU में अपना एक वो रहता था कि भाई ठीक है, यूनिवर्सिटी है, अपनी है, यहाँ की कैंटीन में आज भी चले जाते हैं। तो एक आपका अपना एक लोकल माहौल होता है, तो उसमें काम करना बड़ा आसान है कंपेयर टू, ऑफकोर्स बाहर जाते तो चीज़ें मुश्किल होती। ऐसा नहीं था कि बहुत इम्पॉसिबल होती, बट जो लोग बाहर जा रहे हैं वो एटलीस्ट थोड़ा सा ज़्यादा टफर सिचुएशंस फेस करते हैं, फिर वो अपने रिलेशंस, लिंक्स बनाते हैं। अलीगढ़ में छोटा शहर है, बट इतना भी छोटा नहीं है कि यहाँ पे चीज़ें वो ना हो। आजकल इंटरनेट का टाइम है, हमारी जैसी इंडस्ट्री है, हमारे ऑफिस में सारे काम अलीगढ़ से एज इक्वली गुड एज दिल्ली, बॉम्बे हो जाते हैं। जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हमको फ़ोन पे कम्युनिकेट करना है या मीटिंग्स करने जाना पड़ता है, चाहे हम कहीं भी बैठे होते। इंटरनेट सब जगह साफ बराबर है, ऑफिस स्पेसेस यहाँ सस्ती हैं, ह्यूमन रिसोर्स थोड़ा कम कॉस्ट में मिल जाता है। तो हमारे लिए तो ऑफकोर्स अलीगढ़ बेटर है, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, सारे जो भी आपको ऑफिसेस चाहिए, जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो सब कुछ है। और कहीं ना कहीं शहर छोटा है तो चीज़ें कहीं से कहीं जाना, कहीं मार्केट से कुछ करना, प्रोक्योरमेंट करना, अपने घर, अपना ऑफिस बहुत नियर बाई है, हमको ट्रैवलिंग में बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता। वो टाइम हम ढाबों पे चाय पी गुजार लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक एडवांटेज है अलीगढ़ में। बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ऑफ कोर्स एयरपोर्ट अभी नहीं है मेजर उसमें, तो हमको कहीं मेजर सिटी जाना है तो पहले दिल्ली जाना पड़ता है, फ़्लाइट लेके फिर जाओ। या और अगर मान लीजिए कोई अच्छा क्लाइंट आ रहा है तो उसको रुकवाने के लिए मान लो कुछ कोशिश होती है कि वो पूरा उसको एक छोटे शहर का कहीं ना कहीं फ़ील तो आता है। लेकिन ये इतनी छोटी बातें हैं कि जिनकी वजह से हमारा जो सारे एडवांटेज हैं वो ज़्यादा भारी पड़ते हैं उसके ऊपर। ये सारी फैसिलिटीज़ तो मिल जाती हैं, कॉस्ट कम रहती है और टाइम कम लगता है। जी। आपने स्कूल का जिक्र किया, मिंटो सर्किल का, तो आपका ने वहाँ से कब पास आउट किए थे आप? मैंने 2001 से 2006 तक मैं मिंटो सर्किल में था, क्लास 6 से क्लास 10 तक। और 2006 में मैंने हाई स्कूल किया और 2007 और 8 में मैंने AMU से 11th और 12th किया, +2। फिर 2008 में मैंने इंजीनियरिंग में आया और 2012 में BTech पास, 2014 में MTech करके मैंने अपना काम शुरू किया। तो स्कूल को लेके आपकी कोई कोर मेमोरी, जो मतलब होता है ना कि स्कूल का नाम आते ही वो याद आ तो जाता भाई है? इंसान के लिए सबसे अच्छा मेमोरीज स्कूल ही की होती हैं। मेरे लिए भी वही दिन हैं जो आई चेरिश मोस्ट। बहुत सारे दोस्त बनाए जो आज भी हमारे साथ उठते बैठते साथ में काम करते हैं। और बचपन की दोस्तियाँ ऑफकोर्स आपके लिए माने रखती हैं, आप उनके ऊपर हर तरीके के इमोशनल उससे अटैच रहते हो। स्कूल मेरे लिए बड़ा ब्यूटीफुल रहा। मिंटो सर्किल तो ऑफकोर्स फेमस ही है कि भाई इंसान वहाँ सारे तरीके की शरारतें सीखता है और हर कुछ, दीवार कूदने से लेके, पढ़ाई पढ़ने से लेके और चीटिंग करने के नए तरीके, हर चीज़ हमने सीखी, पढ़ाई भी करी। और ऑफकोर्स आज जो भी हैं उन्हीं उस्ताद और उन्हीं टीचर्स की वजह से हैं जिन्होंने हमको इस काबिल बनाया कि ऑफकोर्स भाई 11th का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ या इंजीनियरिंग में आ पाएँ। मिंटो सर्किल हैज़ रियली ब्यूटीफुल मेमोरीज़। और जो उन टीचर्स की शफ़क़त थी या जो वो उनका प्यार था, जिन्होंने उस तरीके से डांट के, मार के और अल्टीमेटली लेकिन कुछ ना कुछ बना दिया जो आज हम लोग हैं, वो उन्हीं टीचर्स की वजह से और उन्हीं दोस्तों ने एक्सपोजर जो दिए। जो मतलब स्कूल, एक मिंटो सर्किल में एक आप ना ज़िंदगी जीना सीख जाते हो। टफ़ टाइम्स, आपके दोस्त ही आपको मुश्किल में डाल रहे हैं, वही बचा रहे हैं। लड़ना, दोस्ती करना, प्यार करना, पैसे नहीं हैं फिर भी मुझे आज भी वो याद है कि यार हम लोग मतलब मिंटो सर्किल में ना बड़ा सब अच्छे खासे फाइनेंशियली हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। तो इंटरवल होता था तो 1 रुपये का एक चना या वो मिलती थी, 10 दोस्त मिलके वो 1 रुपये का वो ख़रीद लेते थे और एक लोग ख़रीदता था, वो आगे आगे भाग रहा होता था और बाकी सब पीछे। तो ये सब मेमोरीज़ हैं यार, आप उनको चेरिश करते हो हमेशा। आजकल के बच्चे उन चीज़ों को नहीं कि भाई पेरेंट्स हैं, सबके पास पैसे हैं और भाई तुम दूसरे दोस्त का मत खाना, तुम अपने पैसे लेके जाओ, वो सब चीज़ें नहीं थी हमारे टाइम पे। और बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज़ थी कि यार एक बच्चा है वो कुछ ख़रीद पा रहा है तो उसके दोस्त उसके साथ शेयर कर रहे हैं,
टिफ़िन विफ़िन ले जाने का कॉन्सेप्ट नहीं था, जो टिफ़िन ले जाता था उसका मज़ाक उड़ाता था, तो वो एक मतलब उतना पॉश माहौल नहीं था, लेकिन मज़ा बहुत आता था एक दूसरे को, लाइक अच्छे दिन थे वो हमारे लिए। तो जब हम 12th में आप आए यहाँ पर, उसके बाद क्योंकि 12th में थोड़ा सा इंसान कॉन्शियस हो जाता है अपनी पढ़ाई को लेकर, करियर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर, तो तब क्या रियलाइजेशंस थे, क्या एस्पिरेशंस थे? यार यही मतलब एक ब्यूटीफुल मिस्टेक हम लोगों ने जो भी हम मतलब ख़ास तौर से हम और हमारे साथ के जो दोस्त थे उन लोगों ने की। अच्छे खासे हम लोग ठीक ठाक 10th में ठीक ठाक पढ़ने वाले थे। 11th में नाम आया, अच्छे खासे 8-10 दोस्तों को हमने एक ही सेक्शन में आ गए। 11th-12th में ऑफकोर्स आप सही कह रहे हो, पढ़ लेना चाहिए। और ठीक IIT वाईटी की प्रिपरेशन हम भी इसी उसमें थे कि चलो भाई AMU तो निकल ही जाएगा, IIT तैयारी कर रहे हैं हम लोग बहुत। और एक दो कुछ स्पॉन्सर्ड कोचिंग भी हम लोगों को कराई गई। AMU के 12th के बच्चे 5 सेलेक्ट किए और सब बहुत अच्छी कोचिंग में भेजा जाएगा। AMU की साइड से हमको एक वो मिली और दिल्ली वैली गए। लेकिन वो एक ऐसा टाइम होता है जब इंसान को सारी शरारतें सूझ रही होती हैं। तो मुझे याद है हम 5 लोग थे, बाकायदा दिल्ली गए थे और AMU की साइड से भेजे गए, वहाँ रहना खाना पीना हम लोगों का कुछ, और 20 दिन 25 दिन बिल्कुल पीक IIT के एग्ज़ाम से पहले। तो हमने एक भी किताब शायद ना खोली हो और पूरा दिल्ली मेट्रो से घूमते फिरते थे, जबकि वो सारे लोग आज अच्छी जगहों पे हैं सब, लेकिन वो सब मतलब अच्छे स्टूडेंट्स थे हम 5 लोग। होता यही है 11th-12th में एक ऐसा माहौल बन जाता है, बाहर से लोग आते हैं, और जो सबसे ज़्यादा पीक टाइम होता है पढ़ाई का, वो मुझे लगता है AMU में सबसे ज़्यादा आप उस टाइम को वेस्ट करते हो। जस्ट अल्लामा इकबाल हॉल में कुछ लड़के हैं, नई लड़ाइयाँ और वो सब चीज़ें चल रही हैं। मिंटो सर्कल वाले अपने माहौल में है कि हम बहुत मिनिमल कुछ लड़के हैं जो एक्चुअल में पढ़ रहे हैं वहाँ पे, और हम लोग भी उसमें थे कि यार पढ़ाई करनी चाहिए थी। लेकिन खैर बहरहाल जो भी रहा ठीक ठाक 12th में पास हो गए। AMU में इंजीनियरिंग में नाम डायरेक्टली आया नहीं, वेटिंग में आया नाम, तो कहीं ना कहीं समझ में आया कि यार 2 साल कुछ गलतियाँ करी, लेकिन बहरहाल जो होता है वो बस नहीं है। तो फाइनली हम लोग को फिर वेटिंग लिस्ट में नाम आया। मैं और मेरे एक दोस्त हैं रेहान, हम दोनों ही वेटिंग में थे, और बाकी 6-7 दोस्त थे उनका हुआ ही नहीं, बेचारे पता नहीं क्या मसला था। खैर बट सब अच्छे स्टूडेंट्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो 11th-12th का क्रिकेट खेलना, लाइब्रेरी जाना, लाइब्रेरी में बुक रख के बाहर भाग रहे हैं, टहल रहे हैं, जामुन खा रहे हैं बार चाय पीने जा रहे हैं। लेकिन उस सबसे आप बहुत सारे चीज़ें सीखते हो, स्ट्रीट स्मार्टनेस आती है, डीलिंग समझ में आती हैं कैसे क्या है। लेकिन वो एक टाइम था जो ऑफ कोर्स अगर हम और ज़्यादा पढ़ाई करते तो शायद IIT वगैरह से ग्रेजुएशन कर लेते, और हो सकता है और जो भी होता है बहरहाल। बट ये है कि हाँ 11th-12th इज़ ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इंसान को करियर बनाना है, तो उस टाइम में बहुत सारे डेविएशंस या डिस्टर्बेंसेस आएंगे लाइफ में। अगर उसको आप बाईपास करके पढ़ाई पे फोकस करते हो तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, ये मेरा मानना है। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था आपको? हाँ मतलब इंटरेस्ट तो ऑफकोर्स हर बच्चे रहता है, बट हम बहुत अच्छा स्पोर्ट्स कोई खेल नहीं पाते थे। कोशिश तो सारी थी कि भाई सारे ही खेल लें, तो वही जैक ऑफ ऑल वाली हिसाब था। फुटबॉल पे भी लाते मार रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अब हम जब बात करते हैं, जैसे स्कूल लाइफ कंप्लीट हुआ, कॉलेज में आए आप, तो एक ये जो फेज़ होता है वो अचानक से बहुत मतलब फील नहीं होता है देख के, इतना ऑन पेपर इतना लगता नहीं कि ये बहुत ट्रांजिशनल फेज़ है, बट वो ट्रांजिशनल हो जाता है क्योंकि अब कॉलेज में शायद आपके माँ बाप भी आप पे भरोसा करते हैं कि आप खुद से फिगर आउट कर लोगे चीज़ें, पढ़ाई खुद से कर लोगे। स्कूल तक तो थोड़ी बहुत डांट पड़ती है हमें। तो आपको क्या लगता है कि एक जब इंसान स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट हो रहा है तो वो ट्रांजिशनल फेज़ में रियलाइजेशन होती क्या है एक्चुअली, और होनी क्या चाहिए? ये मेरे लिए तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन आप नहीं कहोगे, बिकॉज 11th-12th भी कहीं ना कहीं AMU में एक हल्का सा कॉलेज टाइप का ही है कि आओ एक पीरियड करा और बाकी चले गए। एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बिल्कुल क्लासरूम टाइप का रहता है कि 6 से 7 पीरियड लगातार पढ़ाई करनी है। और लेकिन कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हो कि कॉलेज में आने के बाद इंसान का लाइफ स्टाइल थोड़ा बदल जाता है, और हमारे साथ भी यही हुआ। हम लोग भी बहुत 11th-12th में जो माहौल था वो अलग हो गया है। कॉलेज में जा रहे हैं तो अच्छा खासा वक्त पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनमें भी जाने लगा। जहाँ तक बात ये है कि भाई पेरेंट्स का मामला था, तो पेरेंट्स तो तब भी भरोसा नहीं करते थे, आज भी नहीं करते। तो ये तो उन्हें कहना नहीं रहेगा कि हाँ भाई कॉलेज में आने के बाद पेरेंट्स ने भरोसा करने लग गए। पेरेंट्स तो आज भी गाइड कर रहे हैं और करना भी चाहिए, तो हम उनके लिए तो हमेशा छोटे ही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लिए स्पेसिफिकली है, ख़ासतौर से जो लड़के या इंटरनल हैं, मिंटो सर्कल से हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन कॉलेज में आने के बाद या AMU में वो पहले से ही उसमें रहे हैं, वही लाइब्रेरी, वही रोड्स, वही सब कुछ, बस पहले क्लासरूम वहाँ थी, अब यहाँ।
ये मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल स्कूल उससे बाहर आते हैं, फिर अचानक से कॉलेज में आ रहे हैं, हॉस्टल में रहने लगते हैं, और तो उनके लिए अच्छा एक ट्रांजिशन होता है यहाँ पे, और उसको कोप अप कर पाना बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाते। और अच्छा खासा मैंने देखे हैं कि मेरे साथ कॉलेज में कई लड़के आए जो फाइनली NFT हासिल करके चले गए। तो ऐसा अक्सर होता है कि भाई आप आए, इस तरह हॉस्टल में हैं, सो रहे हैं, एग्ज़ाम ही देने नहीं जा रहे, तो पेरेंट्स नहीं हैं, पैसे आ रहे हैं आपके पास ठीक ठाक, चैट्स में लगे हुए हैं, तो ऐसा हो जाता है। बट AMU में थोड़ा सा स्टूडेंट है कि एक्सपोज रहता है पहले से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते कि वो कॉलेज में आने के बाद इतना डेविएट होगा। तो स्कूल लाइफ में और कॉलेजेस में को करिकुलर एक्टिविटीज़, हॉबीज़, तो उसमें आपकी क्या हॉबीज़ थी? यार हम लोग हॉबीज़ का जहाँ तक है कि मैं स्कूल डेज़ में साइंस प्रोजेक्ट, साइंस डेज़ होते थे, तो साइंस मॉडल एग्जीबिशन होती थी, वो मेरा और मेरे दोस्त था एक दानिश राहत, हम लोग बहुत हर साइंस एग्जीबिशन जो लग रही है, साइंस एक्सपो लग रही है, उसमें कुछ ना कुछ मॉडल बना के पहुँच जाया करते थे, जिसमें मेनली शायद इतना मज़ा आता था कि चलो क्लास छोड़ने का लीगल बहाना मिल रहा है स्कूल से बाहर रहने का। साइंस एक्सपो तो एक दिन होती थी और 20 दिन पहले और 20 दिन बाद तक उसी को हम, सर जाना है, फिजिक्स डिपार्टमेंट जाना है, बुलाया गया है, बाकायदा बुलाया जा रहा है, तो वो वहाँ बाहर जा रहे हैं, बाकी लोग क्लास कर रहे हैं और आप बाहर टहलो, जी। उसका अलग ही मज़ा है। नहीं, और आई थिंक वही जो आपका इंटरेस्ट था वही इवेंचुअली आज रिफ्लेक्ट करता है। अब पेट्रोकेमिकल का आपने जिक्र किया जिसमें आपकी इंजीनियरिंग है, तो उसमें कोई पहले से इंटरेस्ट था या था कि ये सब्जेक्ट मिला? नहीं, मैंने बताया तो यार कि पेट्रोकेमिकल AMU में आखिरी में मिलती है और हम आखिरी वेटिंग वाले लोग थे तो बिल्कुल ये था कि मिलेगा भी कि कॉलेज की नहीं, तो मजबूरन कह सकते हो, बट कुछ खूबसूरत मजबूरियाँ होती हैं इंसान की। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं बाद में पेट्रोकेमिकल में आया। पेट्रोकेमिकल एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मिक्सड ऑफ इंजीनियरिंग है, मीन्स आपको अच्छा खासा इलेक्ट्रिकल का भी पढ़ाते हैं, मैकेनिकल का खूब स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें, केमिकल ऑफ कोर्स है। तो पेट्रोकेमिकल हमारे लिए काफ़ी सही रहा एंड ऑफ द डे, उसी वजह से फिर ये सारा कुछ बिजनेस और ऑयल एंड गैस सेक्टर की स्टार्टिंग, तो मेरे लिए पेट्रोकेमिकल ऑफ कोर्स एक मजबूरन मिला था, जस्ट बिकॉज वेटिंग थी और लास्ट ब्रांच होती थी AMU की उस टाइम पे वो, लेकिन फिर फाइनली उसी में अच्छा लगा, इंटरेस्ट उसी में, दोस्त बने और टीचर्स ने गाइड किया वहाँ पे, इंटर्नशिप वगैरह उसी से रिलेटेड उसमें करी और फिर अल्टीमेटली वही कैरियर बना धीरे धीरे। तो कह सकते हो कि मजबूरन आए थे, बट फिर इंटरेस्ट आने लगा तो उसी में रुक गए, फाइनली ब्रांच चेंज वगैरह नहीं कराई। तो उस वक्त कुछ रियलाइजेशन था कि जब आप पढ़ रहे थे, जब सब्जेक्ट एक्सपोजर हो रहा था आपका, कि इससे कुछ बना सकते हैं, ये कुछ? नहीं, उस टाइम बिल्कुल फर्स्ट सेकंड ईयर में तो ऐसा कुछ भी वो नहीं था कि हमको हाँ बिजनेस करना है या कुछ ऐसा है। उस टाइम पे तो ऑयल एंड गैस की बड़ी बड़ी की श्लम्बर्जर और शेल और ये सब दिखती थी कंपनीज के, हाँ भाई ठीक है, अच्छे डॉलर्स में पे कर रहे हैं, 4th ईयर निकलेगा और हम तो सीधा जाके सऊदी की रिफाइनरी में बैठ जाएंगे और बहुत सारे दोस्त थे भी उस टाइम पे, इत्तेफाक से कुछ ऐसा था कि हाँ पेट्रोलियम इंजीनियर्स या पेट्रोकेमिकल इंजीनियर्स की इंडिया में तो नहीं, बाहर ज़रूरत थी भी, तो मेरे कई दोस्त और कई सीनियर्स वहाँ पे जॉब कर ही रहे थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि यार अपना कुछ काम है, मज़ा आने लगा कि शौक वो बिज़नेस एक अलग पूरी, अभी हम बात करेंगे। तो उस टाइम पे तो पेट्रोलियम जब लिया था तब तो सिर्फ यही टारगेट था कि हाँ अच्छी जॉब लग जाएगी, जॉब करेंगे, बेसिक टारगेट। तो वहाँ पर कोई ऐसा एक मोमेंट जहाँ पर आपको लगा कि मतलब एक बीट वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, जहाँ पे एक अचानक से जो रियलाइजेशन होती है कि यहाँ से लाइफ का जो मेरा विजन है उसको चेंज करना होगा, वो चाहे किसी सिचुएशन की वजह से हो या किसी प्रोफेसर ने कभी कुछ ऐसा बोला जो आपके साथ रह गया कि नहीं अब आई थिंक चेंज करना होगा विजन, ऐसा कुछ भी ऐसी यादें हैं आपके? ऐसे ही जैसे मैं ठीक ठाक पढ़ने में मतलब सही होते थे और फेल होना बड़ा ऐसा नहीं, कभी ज़िंदगी में कभी वो चीज़ नहीं फेस करी थी कि हाँ फेल हो। तो मुझे याद है मैं सेकेंड ईयर में थे और एक सब्जेक्ट था जिसमें बैक आ गई, 1 या 2 नंबर से रुक गए। उस टाइम में मैं अच्छे खासे ट्यूशन्स पढ़ाया करता था, मीन्स मैं और मेरे दोस्त हम लोग कॉलेज के बाद 2-3 ट्यूशन्स पढ़ा लिया करते थे और अपना ठीक ठाक कॉलेज का सारा खर्चा और सारी चुंगी की चाय उसी से मैनेज हो जाती थी, पेट्रोल बाइक। तो जैसे ही मेरा वो 3rd सेम था और एक बैक लगी एक ही, और उस दिन वो दिन था कि भाई समझ में आया कि यार ये सब में कुछ नहीं रखा है, पढ़ लो। तो उसी दिन मैंने सारे ट्यूशन्स में जाके बहाना किया कि मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, सर मैं कल से ट्यूशन नहीं पढ़ाऊँगा। आपकी फैमिली बैकग्राउंड किस तरह की रही है? फैमिली मेरे फादर भी यहीं से ग्रेजुएट इंजीनियर थे, ज़्यादातर टाइम उन्होंने बाहर और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करी। मैं सबसे घर में छोटा हूँ, मेरे 3 बड़े भाई 2 बहनें हैं, सब लोग ज़्यादातर सर्विस क्लास लोग हैं। सबसे बड़े भाई डॉक्टर हैं, वो आर्मी में डॉक्टर थे उस टाइम पे। उसके बाद भी वाले भाई भी वो भी रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर ही हैं JNMC में। उनसे छोटे वाले भाई जो हैं वो ओमान में पढ़ाते हैं, पहले उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी
दोनों सिस्टर हैं, उनकी शादियाँ हो गई, बाहर रहती हैं। तो हमारी फैमिली में ज़्यादातर लोग बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली है, और सर्विस, जॉब, फादर सब लोग बिल्कुल ही जॉब बैकग्राउंड से आते थे। कोई बिज़नेस या बिज़नेस के बारे में सोचना बहुत मुश्किल था। तो मेरे लिए भी वो चैलेंज रहा कि बिल्कुल उस टाइम पे जब कॉलेज के बाद ये हुआ कि नहीं साहब जॉब नहीं करनी है, बिज़नेस करनी है, तो बड़ा पेरेंट्स की साइड से एक वो आया कि क्यों भाई, वाई अच्छी खासी इंजीनियरिंग कर लिए, जाओ चले जाओ फलाना जगह जॉब लग जाएगी या प्लेसमेंट हो जाएगा या जो भी था। कंपनी वगैरह एक दो आई तो मैं उनमें बैठा ही नहीं। एक बार टाटा आती थी हमारे यहाँ, बल्क में ले जाती थी, तो मुझे वो दिन याद है अच्छा खासा। मैं मतलब डायलेमा में था, क्या करूँ क्या ना करूँ। घर से फॉर्मल पहन के आया भी था, लेकिन बहरहाल वो इंटरव्यू नहीं दिया। तो आज तक मैंने कोई जॉब इंटरव्यू नहीं दिया। मुझे बहुत मन था कि एटलीस्ट रिजेक्ट हूँ या एक्सेप्ट हूँ, कुछ पता तो चले कोई, लेकिन डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था, तो हम फाइनली अपना ही कुछ काम करने लग गए। जब आप लुक बैक करते हैं अपने बचपन पे, स्कूल टाइम पे और आज के वक्त में, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली छूटी हैं, बट ऐसा कुछ जो आपको लगता है कि मतलब शायद किसी अदर रियलिटी में वो छूटनी नहीं चाहिए थी, वो चीज़ आज तक कैरी होती तो थोड़ा खुशी होती, बेहतर होता? क्वाइट अ टफ क्वेश्चन यार। ऑफ कोर्स बचपन में जो आपके पास एक फ्री टाइम होता था ना, जो कोई प्रेशर नहीं है, या ऑफ कोर्स कॉलेज के दिनों तक भी कि चलो यार आज क्लास नहीं कर रहे, क्या ही हो जाएगा, ठीक। वो जो एक अपना एक वो था ना कि बिल्कुल ही अपने मन मर्जी के मालिक होते थे हम। आज नहीं जा रहे यार, चुंगी बैठे हैं यार, मज़ा आ रहा है, छोड़ दो यार, क्या ही होगा, ठीक। तो वो चीज़ अब आकर के अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिजनेस, वो क्लाइंट का प्रेशर, आपको अपनी कंपनी की इमेज, वो फ्रीडम। लोग कहते हैं कि बिज़नेस में या बिजनेसमैन के लिए फ्रीडम है। वो फ्रीडम ऑफ कोर्स अपनी पर्सनल लाइफ में तो होता ही है, वो हर किसी की लाइफ में, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है अगर इंसान एक सीरियस बिजनेस कर रहा है तो वो बहुत सारी ऐसे ऑब्लिगेशंस में बाउंड हो जाता है कि वो उसके लिए वो वाला कि अगर मेरी मीटिंग है, कहीं जाना है, या क्लाइंट ने टाइम दिया है, भले ही कुछ भी दोस्त एंजॉय कर रहे हों, लेकिन आपको उठ के जाना पड़ता है। तो वो जो फ्रीडम था बचपन का, वो अब नहीं है। तो वो मैं मिस करता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जो जी सकता था आदमी, खैर वो हर जॉब में भी जाएगा इंसान तब भी वही होगा। बिज़नेस में तो हो सकता है थोड़ा और रिलैक्स रहती है एनवायरनमेंट, लेकिन हाँ वो एक ऐसी चीज़ है जो कॉलेज के दिनों में या स्कूल के दिनों में जब जिस चीज़ का मन किया कर लिया, खा लिया, वो अब नहीं है। वो इंसान की हर किसी की ज़िंदगी में आता है। हमारे जब हमने रिसर्च किया तो हमें पता चला कि ऑल्दो ये आपका सबसे बड़ा वेंचर है इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस, जो कि आज बहुत बड़ा और बहुत ही एम्बार्किंग जर्नी पर है, बहुत जल्दी एक्सेल कर रहा है और बहुत इनोवेटिव तरीके से। बट हम देख सकते हैं कि आपने इनिशियल लाइफ में भी कुछ वेंचर्स स्टार्ट किए थे, तो उसके पीछे की कहानी क्या थी? ऑफ कोर्स जस्ट लाइक भाई, और ये ईयर कौन सा था वो वेंचर? एक चीज़ होती है पैसे कमाने में जब मज़ा आने लगता है ना तो इंसान का दिमाग फिर उसी में चलता है। तो मतलब ट्यूशन पढ़ाना या ऐसा कोई मजबूरी नहीं थी कि पेरेंट्स की साइड से कुछ वो हो कि हाँ कुछ कमा के लाओ, ऐसा कुछ भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स कुछ बियर कर ही रहे थे, बट खुद ब खुद एक अंदर से कि यार एक्स्ट्रा टाइम में कुछ और कर लेते हैं। कुछ दोस्तों के साथ हमने एक बिल्कुल कॉलेज के ऐसी ढाबे पे बैठे हुए कंपनी बना ली थी। 8 लड़कों ने मिलकर 500-500 रुपये डाले और कंप्लीट टेक्निकल सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी बनाई कि साथ वेबसाइट्स डिज़ाइन करेंगे और लोगों के कंप्यूटर्स, मतलब सब पढ़े लिखे इंजीनियरिंग के लड़के थे और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और सबके, और कि सब टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। और मैरिज रोड पे हमने एक छोटा सा एक ऑफिस ले लिया रेंट पे। उसका जो पहला क्लाइंट आया उसने वेबसाइट बनाई और एक ऐसा चेक दे के चला गया जो आज तक क्लियर ही नहीं हो पाया। तो वो सब भी सीखा कि यार लोग चेक कैसे बाउंस करा देते हैं। और कॉमिक लाइब्रेरी तो खैर बिल्कुल ही बचपन की चीज़ थी कि भाई ठीक है, आप समर वेकेशंस होती हैं तो कॉलोनी में बच्चों को सबके पास कॉमिक्स इतनी नहीं थी, ये किसी की थी, उसको पार्टनर कर लिया कि लाओ तुम्हारी कॉमिक्स हैं, हम कॉमिक लाइब्रेरी चलाते हैं और रेवेन्यू शेयर करेंगे। 1 रुपये में पतली कॉमिक, 2 रुपये में मोटी कॉमिक और खूब सारे दिन भर अपना कलेक्शन, खुद कॉमिक पढ़ने को मिली, साथ में बिज़नेस भी किया। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हम लोग करते रहते थे। तो उससे ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं होते, इधर उधर की चीज़ों में नहीं जाते। एक फोकस रहता है कि चलो ठीक है कुछ कर रहे हैं, और सीखने को बहुत मिलता है जब आप हल्के से, मतलब मुझे याद है कि मैंने अपनी पहली बाइक भी अपने ट्यूशन्स के पैसे से, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो अल्टीमेटली आपको मार्केट में चाहिए, खुद पे भरोसा कि कोई भी लास्ट माइल सिचुएशन होगी, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये तभी आता है जब आप अपने आप को मार्केट में बार बार टेस्ट करते हो, बार बार एक्सपोज कराते हो मुझे। और मतलब टफ़ टाइम्स मेक यू हार्ड,
मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को भले ही कितना पैसा उसके पेरेंट्स के पास हो या वो कितनी ही क्वालिटी लाइफ जी सकता हो, उसके अपने आप को ना थोड़ा सा टफ सिचुएशंस में डालना चाहिए। एक्सपोजर जो है ना वो आपको अच्छा करता है, और एक्सपोजर ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज या इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस हो। एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ डीलिंग्स, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीट स्मार्टनेस, या कैसे ज़िंदगी जी जाती है, कैसे दोस्तियाँ करी जाती हैं, दोस्तियाँ निभाई जाती हैं, कैसे टफ़ टाइम्स, और टफ़ टाइम्स आते हैं, हर किसी के ऊपर आते हैं। वो ज़रूरी नहीं है मॉनेटरी टफ़ टाइम्स हों। एक से एक बड़ा आदमी को मैंने ऐसी सिचुएशंस में फंसे देखा है जो पैसा नहीं सॉल्व कर सकता। तो उस टाइम पे आप कितना अंदर से कॉन्फिडेंट फील हो, कितने सिचुएशंस को कैसे मैनेज कर रहे हो, ये सारी बातें बचपन में, कॉलेज में ही इंसान सीखता है। कोई ऐसा इसका कोर्स नहीं है कि हाँ साहब फलां मॉड्यूल लर्न कर लिया तो आज से मैं स्ट्रीट स्मार्ट बन जाऊँगा या मैं हर सिचुएशन हैंडल कर लूँगा। ऐसा नहीं है। और आज भी ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ भी आती है जो मैं नहीं हैंडल कर पाता। मुझे भी अपने आप को इम्प्रूव करना है, कर रहा हूँ इमोशनल तरीके से, और आप कॉन्फिडेंस में, स्पीकिंग में, बॉडी लैंग्वेज में। बट कुछ वो जो ख़ास दिन होते हैं जब आप तकरीबन 20 से लेके 25 की एज में हो, 18 से लेके, वो टाइम है जब आप अपने आप को एक्सपोज करो, सिचुएशंस में डालो, मैनेज करो। ज़रूरी नहीं है कि अगर एसी अवेलेबल है तो एसी के बजाय कभी स्लीपर में और कभी जनरल में ट्रैवल करके देखो, वहाँ के लोग, वहाँ की बातें, मिनिमल पैसों में अपने लाइफस्टाइल चला के देखो। उससे बहुत कुछ सीखता है आदमी यार। पैसा एक टाइम तक की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसके बाद आपको खुद मैनेज करनी होती हैं चीज़ें, लोगों से डीलिंग्स करना, उनको दोस्त बनाना, सॉर्ट करना प्रॉब्लम्स, ये सब इंसान अपने आप को जब तक डालेगा नहीं तब तक नहीं कर पाएगा। तो जो आपके अर्ली वेंचर्स थे, चाहे वो कॉमिक लाइब्रेरी हो और जो टेक्निकल सपोर्ट का एक आपने वेंचर स्टार्ट किया था, आई थिंक ये ईयर कौन सा था जब आपने ये किया था टेक्निकल सपोर्ट के लिए? कॉमिक ये ईयर था 2011 जब हमने कंप्लीट टेक्निकल सॉल्यूशंस चलाई थी दोस्तों ने मिलके। और फिर सब दोस्त की जॉब अब लग गई, इधर उधर हो गए चीज़ें, हम भी उसी से फिर इस पाने कि चलो बिज़नेस करते हैं, वो बंद भी हो गया। लेकिन अल्टीमेटली ये समझ में आया कि हाँ चीज़ें करी जा सकती हैं, प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही लोग अपना कंप्यूटर बूट कराने के, रीबूट करने के 15 मिनट का काम होता है, आजकल हर कोई खुद ही कर लेता होगा। तो हम लोग को उस टाइम पे 300-300 रुपये पर कंप्यूटर बूट ले लेते थे। शाम में कुछ नहीं, पार्टी कर रहे हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है कि हाँ उस पैसे से कुछ वो करना था। लेकिन ये है कि चलो एक अच्छा सा लगता था यार, अपनी मेहनत से कुछ करा, कमाया, ये मटरी आमलेट अपने पैसे का है तो उसका जो मज़ा आता था वो अलग ही था। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज़, वो भले ही पैसे कमाने के लिए ना हो बिल्कुल, बट अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए इंसान को कुछ ऐसा कर लेना चाहिए कि आई एम अहेड, ठीक, वो आगे काम आता है। तो थ्रू आउट जो आपने बताया कि आपकी जर्नी रही, आपने छोटे वेंचर से स्टार्ट किए और आपने जो पहला टेक्निकल वेंचर स्टार्ट किया वो एक ढाबे से ही एक्सेप्ट। तो जो आपके आसपास लोग रहे, दोस्त रहे, और जो ढाबों पे बैठना हुआ, चाय, मटरी ऑमलेट, और वो डिस्कशंस जो हुए, तो उससे क्या टेक अवे रहा, और वो चीज़ कितनी ज़रूरी है एक इंसान की ज़िंदगी में? यार बिल्कुल सच बताऊं तो दोस्त या वो जो लोग साथ में काम करते हैं ना, वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि उनके बिना चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। ऐसा कोई कहे कि मैंने अकेले कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहकर भी कोई अकेले चीज़ें नहीं कर सकता। होता यही है कि नाम ऑफ कोर्स जो लीड कर रहा है या फेस बन जा रहा है उसका है, बट सक्सेस के पीछे इक्वल या कहीं कहीं तो और ज़्यादा उन दोस्तों का सपोर्ट रहता है जिनकी वजह से चीज़ें आज तक बढ़ी हैं। मतलब कोई एक आदमी कभी भी कंपनी नहीं चलाता या नहीं चला सकता, ठीक। आज मैं यहाँ हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा कोई ना कोई साथी जो है वो कुछ ना कुछ हार्डवर्क कर रहा है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हो रहा है। ऐसे ही पहले भी था कि भाई दोस्त थे, दोस्तों ने मिल करके कोई चीज़ करी। और मुझे ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये लगता है कि मतलब आप अकेले ना बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर नहीं सकते, और कर भी लोगे तो उसका मज़ा नहीं है। तो लेट्स दोस्त बनाओ, दोस्त को पार्टनर्स बनाओ, चीज़ें साथ में करो कि यार लाइफ अच्छी हो तो सब मिलकर एंजॉय करें। और होता भी यही है कि कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन हमेशा आपको अपने भरोसे के ऐसे लोग साथ में चाहिए होते हैं जो सक्सेस आए तो मिल करके तो एटलीस्ट एंजॉय हो। और जैसा आपने पूछा कि ढाबे पे या जो भी लोग साथ में होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक सेकंड एडवाइस दे रहे हैं, या कोई ऐसा आइडिया है उनका जो बहुत पोटेंशियल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ हमेशा ये सब टीम वर्क है। अल्टीमेटली कोई एक अकेला आदमी नहीं कर सकता कोई भी बिज़नेस। आप ये बोलो कि फ़लाँ आदमी ने फ़लाँ बिज़नेस किया, वो सिर्फ फेस हो जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो उस बिज़नेस को लीड कर रहे होते हैं, अपने अपने फ्रेंड्स पे आगे ले जा रहे होते हैं, एक्शंस ले रहे होते हैं। फेस कोई एक आदमी बना हुआ रहता है, ठीक है, मार्केट उसी को जान रही है, उसी का इंटरव्यू चलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक टीम है, दोस्तों का या पार्टनर्स का एक ग्रुप होता है, वर्कर्स का, आपके एम्प्लॉयज़ का, जो उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाता है। तो हमारे साथ भी यही रहा शुरू से। वो जो 8 दोस्त थे उनमें सबकी अपनी, जैसे आप लोग हो, इतने सारे लोग हो, मिल करके कुछ अच्छा कर रहे हो, हर किसी की इंपॉर्टेंस है। कोई ये सोचे कि मैंने इसको बना लिया या मैं इसका लीडर हूँ, जिस दिन मैं आ जाएगा तो ठीक है, ऑफकोर्स एक फ्रंट होता है इंसान, बिकॉज हर काम हर आदमी एक जगह नहीं बोल सकता, तो एक आदमी ऐसा है कि चलो ठीक है फेस हो जाता है। लेकिन सक्सेस तभी मिलती है जब काम डिस्ट्रीब्यूटेड हो और सबको अपनी अपनी इंपॉर्टेंस का आइडिया हो और सबको लगे कि मेरे अलावा भी बाकी लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से चीज़ें चल रही हैं। तो वही हमारे साथ भी है यार, हम लोग भी ऐसे दोस्त हैं और बहुत सारे शुरुआत से ऐसे लोग रहे साथ में, भरोसेमंद, जो साथ में हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, काम किया, हम सोए वो जागे, वो सोए हम जागे, और अल्टीमेटली चीज़ें आगे बढ़ी। ठीक। तो जब आप लोग चुंगी पर बैठते थे तो कौन से चाय वाले पे आप बैठते थे एक्चुअली? यार ज़्यादा पे तो यार ऑफ कोर्स सारे ही ढाबे हैं वैसे। जिम्मी का होता था उस टाइम पे, अहमद था, ये सब थे, उन सब पे काफ़ी बैठा जाता था। आपको चाय कितनी पसंद है? यार चाय मेरे लिए तो ऑफ कोर्स बिल्कुल टॉनिक है मेरा। चाय तो मैं बिना चाय पे ही जी रहा हूँ, समझ लो। चाय तो ऑफ कोर्स अलीगढ़ के ज़्यादातर लोगों को चाय बहुत ही पसंद रहती है, चाय पे ही उनका वो चलता है। हमारे लिए भी चाय ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ की चाय तो सुबह। अब आपने जो अपनी जर्नी बताई कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, और आपने एक एनेक्डोट बताया कि आपका एक, ऑल्दो आपने कभी फेल नहीं किया किसी सब्जेक्ट में, लेकिन एक बार कुछ बैक आ गई 1-2 नंबर से। बट आज क्या होता है कि आज के जो यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, वो एट दैट पॉइंट बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट में बैक लग गई, चाहे घर में कुछ सिचुएशंस हैं, इवन सोशल मीडिया पर प्रेजेंस अच्छी नहीं है या किसी और को देख रहे हैं बेहतर करते, तो वो एक इम्पैक्ट आता है, इमोशनल टोल आता है। तो आई थिंक जो फ्लक्चुएशन है आज के यूथ में वो बहुत ज़्यादा हो गया कि वो हाई पर भी बहुत जल्दी जाते हैं और डिप्रेस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आपके एक्सपीरियंसेस से वो एक लेसन जो यूथ को देना चाहे ताकि वो एटलीस्ट। यार मतलब यही है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आजकल चीज़ें इतनी न्यूक्लियर हो गई हैं कि इंसान अपने आप में अपने फ़ोन के अराउंड है, इसलिए वो दूसरों की सक्सेस और दूसरों के फेलियर्स को अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको अपने कुछ ऐसे दोस्त रखने चाहिए साथ में, हमेशा दोस्ती होनी चाहिए, उनमें से कुछ लोग अच्छे हों, आपसे अच्छे। वो जो ग्रुप होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो आपके छोटे मोटे सक्सेस को बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देता, और आपके फेलियर्स पे भी आपको फिर साथ में खींच के ले जाता है। एटलीस्ट हमारे लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मेरे 7-8 दोस्त थे, मतलब लाइब्रेरी जाना साथ में और ये सब चीज़ें, उठना बैठना, एग्ज़ाम देना, चीटिंग करना, सब हम लोग साथ में ही कर रहे होते थे। आजकल मुझे लगता है ये बच्चों के साथ प्रॉब्लम है काफ़ी, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे पूरा वक्त फ़ोन पे और मोबाइल पे ही हैं, और आजकल ऑनलाइन ही कोचिंग चल रही हैं, तो उनके लिए कोई बहुत ऐसा उनका कोई पार्टनर या उनका दोस्त नहीं रह जाते जिनके साथ वो अपने अंदर की प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें या इन्जॉय कर सकें। तो ये चीज़ ऑफ कोर्स कॉलेजेस वगैरह में भी काफ़ी है कि लोग एक दूसरे को, थोड़ा ईगोइस्टिक हो गए हैं आजकल के स्टूडेंट्स कि भाई उनको अपने आगे नहीं चीज़ें दिख रही हैं, जबकि मुझे लगता है दोस्त हैं, दोस्त थोड़ा सा ग्रिल करते थे, समझ रहे हो, मजाक उड़ा रहे हैं, तो इंसान सख्त होता था। आजकल क्या है कि अंदर से इतना वीक है आदमी कि वो ज़रा सा दोस्त के सक्सेस को भी देख कर या किसी दूसरे के सक्सेस को देख के खुद परेशान हो जा रहा है। ये सब चीज़ें तभी हैं कि आप क्या लोगों के सोशल मीडिया पे हैप्पी मोमेंट्स ही देख रहे हो, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है वो नहीं पता चल रही, तो आपको लगता है कि मैं ही परेशान हूँ, बाकी सब खुश हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लाइफ में हर किसी के साथ परेशानी है, कुछ है। आई थिंक कि आपकी जो जर्नी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे काफ़ी होप मिलेगी लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक सक्सेसफुल शख्स अपनी कहानी बताता है अप्स एंड डाउन्स की और ये बिलीव की कि लोगों पे कितना बिलीव ज़रूरी है और लोगों का साथ कितना ज़रूरी है, तो आई थिंक वो बहुत मदद करेगी हमारे यूथ को अभी के लिए। अब हम जो आते हैं वो आपके कंपनी पर आते हैं, आपके बिजनेस पर आते हैं, इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस। सो बहुत स्टार्ट से बात करते हैं कि वो एक्चुअली आइडिया जो डे 1 पे जो आपके दिमाग में आइडिया स्ट्राइक किया वो कहाँ से आया? ओके, तो आप कह सकते हो कि जब मैं 3rd ईयर में था तो समर ट्रेनिंग करने के लिए एक मेरे प्रोफेसर ने अपने किसी फ्रेंड की कंपनी में भेजा था। वो
वो लोग कुछ पॉल्यूशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस बनाते थे, ठीक। मैं चूँकि पेट्रोलियम बैकग्राउंड से था, तो मैं 1 महीने की ट्रेनिंग करने अपने एक दोस्त के साथ ग्रेटर नोएडा गया। बाइक से हम लोग जाते वाते थे, वहाँ देखते, बड़ी टफ़ कंडीशंस थी वहाँ पे। दिल्ली रहते थे और गर्मी में बिल्कुल समर वेकेशंस थी, तो दिल्ली से ग्रेटर नोएडा कासना, उसमें पैदल चल के 100 लेकिन वो 1 महीना मेरे लिए बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट रहा। वहाँ मैंने ऐसे लोगों से दोस्तियाँ करी, देखा, समझा मार्केट। उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट पे भेजा, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का प्रोजेक्ट था, और मैं बिना टिकट के ट्रेन में नीचे बिल्कुल कैसे तैसे कर आके लेट के हम पहुँच गए गुजरात। वहाँ जाके एकदम अफसर वाली फीलिंग आई कि आप रेड मारने आए इंडस्ट्रीज़ में। अब आप ये समझ लीजिए कि कितना 3rd ईयर में कितने होते हैं एज, मतलब 18-19 साल की 20 साल की एज रही होगी, और गाड़ी में बैठ के एकदम बोलेरो में, और वहाँ पे मशीन लेके हम उतरते थे और चाय बिस्कुट लेके लोग पहले से। तो समझ में आया यार ये कुछ है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। फिर 4th ईयर में आते थोड़ा बहुत कंपनी और ये सब शुरू कर ही दिया था, CTS का अपना। तो वहीं से कुछ 1-2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिली वहाँ के लोगों से कि इस टाइप की कोई चीज़ बना सकते हैं क्या। फिर फाइनली मैंने MTech में अपना एक टॉपिक भी, डिसर्टेशन का टॉपिक इस टाइप से ले लिया कि डेवलपमेंट ऑफ अ लो कॉस्ट VOC मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। वहीं से एक आइडिया समझ में आया कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। उसकी मशीन वगैरह कॉस्टली आती थी पहले, तो उसको लो कॉस्ट में कैसे डेवलप कर लें। तो साथ में यहाँ 1-2 लड़के इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, उनसे कोडिंग वोडिंग करा के और मिलके नेट ये समझ में आया कि यार ये एक चीज़ है जिसमें काम किया जा सकता है। अभी इंडिया में उस टाइप की चीज़ें नहीं बन रही हैं, तो पैसे वैसे भी नहीं थे, तो हमने बिल्कुल ही स्टार्टिंग में, मैं और मेरे एक दोस्त हैं साबर, उनके साथ मिल करके बहुत एक ट्रेडिंग की कंपनी बनाई कि ठीक है, एक तरफ से माल लेंगे और दूसरी तरफ बेच देंगे। बिल्कुल मिनिमल पैसे थे, गेट की स्कॉलरशिप थी मेरी अराउंड 60-65,000, उसी से हमने बेसिक स्टार्टिंग करी। कुछ 1-2 मुझे याद है आज भी कि पहला हमको एक ऑर्डर मिला था गॉडसन से सॉइल टेस्टिंग करने का, उसमें 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, और वो मान लिए मतलब फर्स्ट डील थी। उसकी खुशी अलग ही है कि भाई ठीक है, इंडिया मार्ट से इंक्वायरी आई, गए, मिले, एक लैब से उसकी टेस्टिंग करा दी और कुछ पैसे बच गए। इट वाज लाइक अर्ली 2015 मस्ट बी, ओके। सो वहाँ से फिर वो जर्नी समझ में आई धीरे धीरे। फिर 1-2 जो कनेक्शंस बन गए थे इधर इस वाली इंडस्ट्री की वजह से, उसमें इक्विपमेंट की ट्रेडिंग की, सर आज पैसे नहीं है, मशीन दे दो, तो पेमेंट देगी पार्टी, तो पेमेंट ले लेना। उस तरीके से करते 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 थोड़े थोड़े पैसे बचा के करा। दिल्ली में शाहीन बाग में हम लोग ने एक फ्लैट ले लिया था, दोस्त का, वहाँ रहते थे, उसमें रहने लगे। फिर वहाँ से बिल्कुल शुरुआत हुई बिल। मुझे याद है कि पहले साल हमारा टर्नओवर शायद कुछ 25-25 लाख रुपए था कुल मिला के, साल भर मेहनत करने के बाद। 2 ही लोग, 2 ही पार्टनर वही काम कर रहे हैं, वही मशीनें पैक कर रहे हैं, वही डेमो दे रहे हैं, वही बिल भी काट रहे हैं, वही कोटेशंस बना रहे हैं। लेकिन उससे होता क्या है कि धीरे धीरे आदमी सीख बहुत जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी, एम्प्लॉयज़ बढ़ने लगे, काम बढ़ा। फिर हम लोगों ने अलीगढ़ शिफ्ट कर लिया। अलीगढ़ में चीज़ें थोड़ा सस्ती थी, आसान था, यहाँ पे लोगों को हायर करना आसान था, चीज़ें बनती वहीं थी, फ़ोन पे सारा मैनेज हो जाता था। फिर यहाँ पे धीरे धीरे कुछ 2017 में 1-2 दोस्त और मिले, रेहान, सऊद, इनकी हेल्प से हमने कुछ चीज़ें इन हाउस बनाना शुरू करी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रीज़ को देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और अब ठीक ठाक हमारा एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स हम लोग बना रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इंटर्नशिप्स का जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपने बताया कि वहाँ से रियलाइजेशन हुआ, तो आपको क्या लगता है कि जो हम सब्जेक्ट आज जो एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसमें जो हम एकेडमिकली लीन है ज़्यादा, तो उसमें कितना ज़रूरी है एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर? ये तो बट ऑब्वियस है कि भाई बिना प्रैक्टिकल एक्सपोजर के तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आजकल जो हमारा पुराना क्लासिकल एकेडमिक सिलेबस था वो काफ़ी पुराना है, और आजकल दुनिया काफ़ी हद तक बदल गई है। तो स्टूडेंट्स को मैं तो यही, जो भी अपने छोटे स्टूडेंट्स मिलते हैं, यही एडवाइस है कि भाई मैक्सिमम फोकस आप प्रैक्टिकल नॉलेज पे करो, अपने आप को इन्हांस करो। एग्ज़ाम्स तो ऑफकोर्स ठीक है, आपको डिग्री दिला देंगे, वो आप पढ़ लोगे, कुछ स्पेसिफिक कंटेंट रहेगा, पढ़ के पास हो जाओगे। लेकिन वो आप मतलब जॉब कर पाने के लिए जो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपके उन क्वेश्चन से मुश्किल से ही आएंगे। ठीक है, कोई रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है बिल्कुल कर लोगे, लेकिन एम्प्लॉयबल बनना, किसी एम्प्लॉयर के लिए आपको हायर करने की जो आपके अंदर वो होनी चाहिए, वो तभी आएगी जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो। बहुत सारे इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट हमारे इंटरव्यू देने आते हैं, और बेसिक मैकेनिकल के इंजीनियर से मैं पूछूं कि आयरन की डेंसिटी क्या है, तो वो नहीं बता पाता, बिकॉज उसने आयरन के बारे में पढ़ लिया, फार्मूला पढ़ लिया, डेंसिटी के फार्मूले पढ़ लिए, याद कर लिया, एग्ज़ाम दे लिया, पास हो गया, बट चीज़ों को उसने ऑब्जर्व नहीं किया, प्रैक्टिकली समझा नहीं। मैं उससे ये पूछूं कि कौन सी चीज़ हल्की है, स्टेनलेस स्टील हल्का है या एल्युमिनियम हल्का है,
तो नहीं बता पाता बिकॉज उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़ीरो है, ठीक। तो यही मुझे लगता है कि हर कंपनी ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो एटलीस्ट। तो समर ट्रेनिंग या इंडस्ट्री एक्सपोजर ये इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक। यूट्यूब वीडियोस देखना, उससे रिलेटेड जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हो उसको सीखना समझना, उसके कुछ ऐसे फ्रीलांस पे प्रोजेक्ट लेना, हर कोर्सेज में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर जो कि रिलेटेड हो आपके सब्जेक्ट के बट एकेडमिक शेड्यूल से अलग हो, वो बहुत ज़रूरी है, वो करना चाहिए। मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा मेरा सब कुछ, मेरी वही समर ट्रेनिंग, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा शौक, बिज़नेस खोलना करना, शौक में ही चीज़ें बनती चली जाती हैं और फिर मज़ा आने लगता है और फिर आप वही आपका पैशन बन जाता है। अल्टीमेटली ये पैशन हंटिंग जो है ना, ये आपके लिए हिट एंड ट्रायल भी हो। बहुत सारे ऐसे शौक हो सकते हैं जो आपको लगेंगे कि ये मेरा पैशन बन सकता है, उनमें से वो कौन सा वाला होगा जिसको आप कैरियर बनाओगे, ये आप करके भी चूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर पैशन आपके लिए कैरियर बन पाए। मान लो मतलब हर पैशन प्रोफेशनली एज एन कैरियर नहीं हो सकता ना। आपको पुराने सिक्के जमा करने का शौक़ है, उसको एज एन कैरियर बना पाना इज़ अल्टीमेटली टफ, ठीक। वो मेरा शौक़ हो सकता है, हॉबी हो सकती है, कहीं ना कहीं पैशन भी मान लो हो सकता है, बट प्रोफेशन नहीं हो सकता। तो ये आइडेंटिफाई करना कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरा पैशन भी है और प्रोफेशन भी है, इसके लिए ट्रायल एंड एरर लगेगा। आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, फिर वो काम में मज़ा आएगा, कुछ पैसे आएंगे और मज़ा आएगा। फिर ये भी देखोगे क्या मार्केट में उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं, कोई पोटेंशियल गैप है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बिल्कुल, जैसे आपने बोला एक पोटेंशियल गैप का और प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट का, वहाँ पर इनोवेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो इनोवेशन आपके लिए क्या है और आपकी जर्नी के थ्रू वो कितना चेंज हुआ है थ्रू आउट, और आज मतलब आपको क्या लगता है इन टर्म्स ऑफ योर फील्ड पार्टिकुलरली, जब हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर अभी क्या इनोवेशंस एक्सपेक्टेड है या आप काम कर रहे हैं उस पर? मैं इत्तेफाक से लकी रहा कि मेरे लिए मतलब जिस फील्ड में मैं काम कर रहा था और मेरे टाइम पे जब मैंने चीज़ें शुरू करी तो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आया और उस टाइम पे ये इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स इंडिया में नहीं बनते थे या बहुत कम बनते थे। तो हमने हमारी टीम ने उन चीज़ों को रिवर्स इंजीनियर कह सकते हो, या वो मशीन्स जो पहले यूरोप और जर्मनी से आ रही थी उनको इंडिया में डेवलप करना शुरू किया। उनका ऑफकोर्स बीटा वर्जन बनाया पहले, उनमें बहुत सारे एरर्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, धीरे धीरे उनको इम्प्रूव आज भी हम वो कर रहे हैं कि हर वो प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसको धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। हर इंडियन कंपनी करती है, हर कंपनी ऑफकोर्स एक जर्नी होती है। एप्पल ने भी कोई फ़ोन बना लिया तो पहले दिन वो iPhone 16 नहीं लॉन्च कर दिया, ठीक। ऐसे ही हर कंपनी हर प्रोडक्ट बनाती है, इम्प्रोवाइज़ करती है जनरेशन। हमारे लिए इनोवेशन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये रहा कि जो चीज़ें उस टाइम इंडिया में नहीं बन रही थी, इंडिया में ज़रूरत थी, मार्केट थी, उनको हम कुछ प्रोडक्ट्स धीरे धीरे यहाँ बनाने लगे। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक चीज़ होती है, हम वो प्रोडक्ट इंडियन मार्केट को लोकली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया देने लगे जो चीज़ें पहले इंपोर्ट हो रही थी। तो ऑफकोर्स वो सस्ती बन जाएंगी, उनका सर्विस सपोर्ट आसान होगा, अगर वो इतनी बेसिक एट पार क्वालिटी की हैं तो वो काम करेंगी। यही हमारे लिए आसानी रही कि हमने उन चीज़ों को इनोवेट किया, उन चीज़ों को डेवलप किया जो चीज़ें पहले इंडिया में नहीं थी। ऑफकोर्स ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, हर फील्ड में नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में बन रही हैं, तो सबके लिए इनोवेशन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या कुछ न्यू डेवलप करना की डेफिनेशन अलग होगी। हम लकी रहे बिकॉज हमारी फील्ड ऐसी थी, ठीक। बट ऐसा नहीं है कि गैप्स नहीं है, हर फील्ड में कुछ ना कुछ गैप्स हैं। हो सकता है मार्केट उतनी बड़ी छोटी ना हो, बट मुझे लगता है कि कोई भी फील्ड हो, चाहे वो कोई आदमी लाइट्स बना रहा हो, कोई आदमी फैंस बना रहा हो, कोई आदमी बिल्डिंग्स बना रहा हो, कहीं ना कुछ गैप ज़रूर है। ओके, उस गैप को फाइंड करना, पता करना कि मैं क्या गैप है और उस गैप में कुछ सॉल्यूशन देना, ये इंसान अपनी उसका स्ट्रगल होता है, उसका हंगर टू अचीव होती है कितनी ज़्यादा है। कुछ लोग गैप आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं लेकिन उनके अंदर उतना ज़्यादा पैशनेट नहीं होते वो कि उसको कर पाएँ, या मान लो उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते। मैं इत्तेफाक से लकी रहा कि मेरे पास कुछ ऐसे अच्छे दोस्त मिल गए, कुछ पोटेंशियल गैप भी पता चल गया और वो मिनिमल पैसों से हो गया, ठीक। तो यूनिक कॉम्बिनेशन हर किसी के साथ नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के आप अगर इनोवेट करो तो चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं, मेरा ये मानना है। तो आपकी जर्नी में एज एन एंटरप्रेन्योर सबसे प्राइम चैलेंज क्या था? मतलब लाइक डे वन पे तो इट्स इजी टू इनिशिएट समथिंग, बट टू मेंटेन दैट एंड टू बिल्ड ऑन दैट, वो एक चैलेंज होता है। तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? ये मेरे लिए पर्सनली 2 चैलेंज थे। एक तो ऑफ कोर्स बिज़नेस में आना ही मींस बिज़नेस करना, पेरेंट्स की साइड से बड़ी एक प्रॉब्लम रहती थी मेरे लिए कि बिज़नेस मत करो, सिंपल एक लाइफ इतना ज़्यादा क्यों अपने आप को वो करना है।
दूसरा कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स पैसों की प्रॉब्लम थी। मैं बहुत ज़्यादा कोई सिल्वर स्पून बेबी नहीं रहा कभी भी। तो किसी भी बिज़नेस को करने के लिए जो उसको इनिशियल फंड चाहिए, पैसे अरेंज करने हैं या वर्किंग कैपिटल जिसे कह सकते हो आप, वो अरेंज करना, ये दो मेरे लिए बहुत मेजर चैलेंजेस हमेशा रहे और आज भी कहीं ना कहीं रहते हैं कि भाई ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें साथ में लेके चलनी होती हैं। तो फिनेंस एंड ऑफ कोर्स इज़ अ मेजर चैलेंज फॉर मी, अरेंजिंग फिनेंस फॉर दैट। और आज जब हम एंटरप्रेन्योरशिप को देखते हैं, जो कि आई थिंक एक डिकेड में जो एक डेवलपमेंट हुआ एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, तो आपको क्या लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन फ्रॉम योर वेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो क्या है? यार एंटरप्रेन्योरशिप मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग है। किसी भी चीज़ में जब इंसान हल्का सा रिस्क लेता है ना, थोड़ा सा इंटरप्राइजिंग एक इंसान होता है, एक नेचर उसका ऐसा होता है कि यार ठीक है, मैं हल्का सा फार सक्सेस के लिए, बेटर सक्सेस के लिए थोड़ा सा रिस्क लेने को रेडी हूँ। दैट्स कॉल एन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कुछ भी हो सकती है, ठीक। बहुत सारे लोग समुंदर के नीचे जा कर के कोई हीरा ढूंढ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हैं। मतलब हर वो एक्टिविटी जिसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व है, जिसमें फेलियर का एक डर है, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप है। अब वो बिज़नेस में भी हो सकती है, वो आपकी लाइफ में भी है, वो आपके हर चीज़ में पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है कि एज एन कैरियर ही आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करो। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इन लाइक हैबिट, ओके। कुछ लोग अंदर से ही मज़ा आता है रिस्क लेने में और उसको छोटे छोटे से सक्सेस अचीव करने में। बट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट ऑल अबाउट लक, यू नो। थोड़ा बहुत उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट चलना, कुछ ऐसे प्रोबेबल सिचुएशंस क्रिएट करना जो आपको फेवर करें। वरना तो डाइस का गेम भी एक तरीके से रिस्क मतलब वो है कि अगर आप उसके ऊपर पैसे लगाओ। बट मुझे एंटरप्रेन्योरशिप वो लगता है कि जो एक इंसान कुछ अपनी मेहनत करे, कोई ऐसी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे एंड देन उसको सॉल्व करे, तो वो सॉल्यूशन जब मार्केट में देगा तो वो रूटीन से हट के होंगी चीज़ें, एक्सेप्ट हो ना हो, लोग उसका ख़रीदें ना ख़रीदें। ये जो रिस्क है, अगर उसको वो क्रॉस कर लेता है, देन इट्स अ सक्सेस। एंड ऑब्वियसली जब आपने एक बिजनेस स्क्रैच से बनाया और वो अभी ऑलमोस्ट इज़ वैल्यूड अराउंड 1.7 बिलियन, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं ये जर्नी, तो इस जर्नी में गुड डेज बैड डेज रहे होंगे, तो ऑन बैड डेज आपको क्या मोटिवेट करता है एक्चुअली? यार हंगर टू ग्रो एक चीज़ होती है, अंदर से उठने का मन करता है, आपको अचीव करने का मन करता है कि यार ये टेंडर आ रहा है, मुझे लेना ही है, ठीक। और वो जो बचपन से आप बहुत छोटे छोटे मतलब एक्टिविटीज़ करते हो, पैसा कमाने की कोशिश करते हो या अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करते हो, वो सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको अंदर से कितना ज़्यादा आपके अंदर तड़प है, हाउ मच यू आर हंग्री टू अचीव दैट थिंग। वो जो पैशन का एक अंदर से बिल्कुल निकलता है ना, यार मुझे करना ही है चाहे कुछ हो जाए। किसी न किसी डिग्री में ये एंटरप्रेन्योर के अंदर होता है कि आई नीड टू अचीव दिस, आई नीड टू डू दिस, ठीक। अब वो लग रहा है, भाग रहा है, मेहनत कर रहा है, लोगों से मिल रहा है और ऊपर वाला भी देख ही रहा है कि हाँ यार ये इंसान मेहनत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सक्सेस मिलती है या मिल जाती है। बहुत ही ऑफ कोर्स हैं कहीं कहीं कि किस्मत ने इन्हें साथ नहीं दिया, सब कुछ अच्छा हुआ, फेट इज़ ऑफ कोर्स समथिंग। बट ये है कि चांसेस ये हैं कि अगर आप बाकी काम अपने करोगे, अपनी ऑनेस्टी से लगे रहोगे, तो आज नहीं तो कल इस काम में नहीं तो दूसरे काम में सक्सेस मिलेगी। आप एक एंटरप्रेन्योर बनोगे अच्छे। अब इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस पर आते हैं। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, और व्हाट इज़ द विजन बिहाइंड दिस, और ये कितने स्केल पर काम कर रहे हैं आप अभी, उसके बारे में मुझे जानना था। अभी इंजीनियरिंग एनवायरमेंट सॉल्यूशंस जो है, बेसिकली हम लोग एक तरीके के टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स के लिए। हम लोग वो डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करते हैं जो एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स या डिसीजन मेकर्स को हेल्प करता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए। व्हेन आई से लाइक एनवायरमेंटल एनेबलर्स, दैट व्हाट आई मीन, लाइक हम लोग कुछ जैसे डॉक्टर्स के लिए डायग्नोस्टिक टूल होते हैं ना, स्टेथोस्कोप, ऐसे ही एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स के लिए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, वाटर एनालाइजर्स, वेस्ट वाटर एनालाइजिंग मशीन्स, ये सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिस्ट्री, बेसिक फिज़िक्स, इनका एक कॉम्बिनेशन से बनती हैं। हमारे पास कंप्यूटर के डेवलपर्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं, बहुत सारी साइंसेस को मिला करके अल्टीमेटली कोई प्रोडक्ट तैयार होता है, ठीक। हम लोग तकरीबन आज की डेट में हमारे पास 30 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग इंडिया में इंडस्ट्रीज़ को, कंसल्टेंट्स को या अराउंड 20 डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं आजकल, ठीक। एंड
अब आप देख ही रहे हो कि ग्लोबली इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है इज़ कंसीडर्ड टू बी अ मेजर इशू एंड गवर्नमेंट एंड दीज COP27 COP28 की जो ये सब मीटिंग्स होती हैं, इसमें जो मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं उसके अगेंस्ट में हमको बहुत सारा एक बिज़नेस मिलने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक, एज़ पर द अपडेटेड रिपोर्ट अभी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स जो है उसका मार्केट साइज़ है अराउंड $22 बिलियन का। ठीक, एंड इज़ ग्रोइंग एट अराउंड 8.6 CAGR की ग्रोथ रेट पे। एंड वी थिंक दैट by the God grace we are at a good position in India, being an Indian OEM. You can say that we are on one of the top manufacturers in terms of turnovers, in terms of sale numbers, in terms of team size. Rest many other competitors are like importers. They used to import machines from European market. हम लोग कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं कि हम उन्हीं चीज़ों को इंडिया में बना रहे हैं। हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना, R&D करना, अपने प्रॉफिट्स को वापस री इन्फ्यूज़ करना ग्रोथ पे, ये आजकल की डिमांड है। हम लोग उसी पे लगे हुए हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुद पैसे ना रखें अपनी जेब में, जो कमाएं उसको वापस अच्छी टेक्नोलॉजी को रिसर्च करने में, अच्छे लोगों को साथ मिलाने में, ग्रोथ करने में लगाएं। बिकॉज मार्केट साइज़ तो है, बड़ा है काफ़ी, और चैलेंजेस भी हैं, नए नए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वाटर की नई प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, एंड नाउ गवर्नमेंट एंड द पीपल इज़ रेडी टू पे। ओके, सो हमारे लिए काफ़ी ब्यूटीफुल सिनेरियो ये है कि लोग प्रॉब्लम्स हैं, उनका लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हम ऑलरेडी उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में कहीं ना कहीं तक हैं, हमको और ज़्यादा सॉल्यूशंस डेवलप करने हैं। तो मार्केट साइज़ भी है, एक बेसिक प्लेटफॉर्म है, तो हमको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं रिसर्च करने के लिए और नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करने के लिए, ताकि हम उनको बेच पाएँ। ठीक, और लोग चाहिए होते हैं ऑफकोर्स बेचने के लिए, और मार्केट चाहिए होती है, बट एक बेसिक प्लेटफॉर्म हमारा बन चुका है, तब उसको हमको ग्रो कराना है। टारगेट ये है कि हम लोग भी एक अच्छी और कंपनी और ग्रोथ और टर्नओवर्स लाएं। वो हर एंटरप्रेन्योर की ये होती है कि चाहे वो किसी भी स्केल में हो, ग्रोथ हर किसी को अच्छी लगती है। हम लोग भी एक यंग उसमें टीम है हमारी, हम लोग भी इस पे एनर्जेटिक हैं कि भाई चलो इस साल अगला टारगेट बनाते हैं। लास्ट ईयर हमने 50 करोड़ करा, तो चलो इस साल 100 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, कुछ और बड़ा करते हैं। पिछले साल 20 कंट्रीज़ में भेजा, तो अभी 30 कंट्रीज़ में हो। और यही ज़िंदगी है यार, अपने आप से रेस करते रहो, मज़ा इसी में है। छोटी छोटी सी सक्सेस मिलती है, अरे यार फलां वो दुबई का ऑर्डर आ गया, समोसे बट रहे हैं ऑफिस में। ये जो छोटे छोटे से फ़न है ना, वो आपको ज़िंदा रखते हैं, वरना एक चीज़ से आप बोर हो जाते हो। यार ठीक है, एक ही एनवायरमेंटल डील आ रही है, वही बेच रहा है वही। तो ज़िंदगी इज़ नॉट अबाउट पैसा, ज़िंदगी इज़ अबाउट न्यूज़ स्मॉल सक्सेस जो आप अचीव करते हो किसी भी टाइम पे, कि यार ये मेरा फलां काम किया था, ये देखो फलां से रिव्यूज़ आ गए, अच्छा रहा। वही अल्टीमेटली आपको एक फ्यूल देती है आपकी ग्रोथ के लिए। ठीक, मज़ा आने लगता है जब काम करने में। वही हमारे साथ भी है, ये वाली टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं, दैट्स ऑल। तो आपकी अभी जो टीम है वो कितनी बड़ी है? अभी हम 3 डायरेक्टर्स हैं कंपनी में। मैं हूँ, मेरे पार्टनर हैं रेहान, वो भी मेरे स्कूल डेज़ बिल्कुल मिंटो सर्कल के हम लोग फ्रेंड थे। फिर वो IIT कानपुर चले गए थे एमटेक करने, वापस आए, कानपुर को जॉब वॉब करी, फिर हम लोग साथ में हैं। एक शाह सऊद अब्दाली हैं, वो कंप्यूटर्स बैकग्राउंड के हैं, BCA MCA PhD, वो पूरा बैक एंड फ्रंट एंड सर्वर ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो हम 3 तो बेसिकली डायरेक्टर्स हैं, और तकरीबन अब सब मिला के ऑन एंड ऑफ अराउंड 150 लोग के आसपास अब हमारी टीम है। कुछ लोग इंडिया में हैं, 1-2 लोग अब इंडिया के बाहर भी हैं। इंडिया में भी डिफरेंट सिटीज़ में अब छोटे छोटे से ऑफिसेज हैं हमारे, सर्विस सपोर्ट देने के लिए, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, इस टाइप से। तो मोर और लेस 100+ लोग तो हैं ही हम लोग, जो यहाँ अलीगढ़ वाले ऑफिस में बैठते हैं, और कुछ लोग हैं जो बाहर हैं। तो अभी जब आप लाइक नए इंजीनियर्स, ऑब्वियसली आपके पास सीजन इंजीनियर्स होंगे बहुत एक्सपीरियंसेस के साथ, और एक जो यूथ आता होगा हर क्वार्टर, हर सेमेस्टर, तो वहाँ पर आपका जो लुकआउट होता है कि एक नया इंजीनियर जो आ रहा है उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक यंग इंजीनियर के अंदर? यार मतलब मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आज तक किसी की शायद डिग्री नहीं देखी होगी किसी भी जॉब इंटरव्यू में। मतलब मेरे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ मच ही इज़ हंग्री टू लर्न। ऑफकोर्स एक कॉलेज से बच्चा निकल के आया है तो वो सब कुछ नहीं आता, बट क्या वो लर्न करना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं दे पाऊँगा, तो वो आज नहीं तो 1 साल 2 साल बाद आगे जाएगा ही। ऑफकोर्स जाना भी चाहिए भाई, ठीक है, लेकिन क्या वो लर्न करेगा मेरे साथ, मेरे को हेल्प करेगा, सीखेगा, सिखाएगा, सीखने का शौक़ है, मैं कुछ बताऊँ तो काम करे। और दूसरा यही है कि यार उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना है। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि
इंटरव्यू हो गया, सेलेक्ट हो गया, बाद में पता चला यार तुम बीटेक हो, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अच्छा उसने ये किया हुआ है या वो नहीं भी हो। तो हमारे लिए जो मेरे लिए ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो उसका हंगर टू ग्रो या हंगर टू लर्न कितना है, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, या उसको पहले से जो एक्सपेक्टेड है कि एक कॉलेज का बच्चा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो बेसिक उसको वोल्टेज और ये सब रीड करने आते हैं जो शायद कॉलेज में नहीं पढ़ाए गए हैं। ठीक, उसने अपना को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ऐसे कुछ काम कर रखे हैं जो उसके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्पफुल है। तो समझ में आता है कि ये लड़का ग्रो करना चाह रहा है, प्रैक्टिकल है, सीरियस है। आपकी जो जर्नी रही है ऑलमोस्ट मोर देन अ डिकेड, पर्टिकुलरली इन एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपकी जर्नी के थ्रू जो आपके एक्सपोजर्स रहे, एक्सपीरियंसेस रहे, और आज जब आप बडिंग एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है एग्जैक्टली? ओके यार, आजकल के बडिंग एंटरप्रेन्योर्स या जो नए लड़के मैं देख रहा हूँ जो बिज़नेस, थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज़ का एक्सपोजर शायद थोड़ा सा कम है, बट मुझे लगता है ग्राउंड एक्सपोजर होना या जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो क्या एक्चुअल की प्रॉब्लम है, या अगर है तो मतलब किस हद तक वो उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे इनिशियली कुछ उसका वो पीस ऑफ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जा रही है। नहीं, जैसे कुछ लोग एक दो हैं मेरे साथ में किसी एक स्पेसिफिक टारगेट पे काम कर रहे हैं, बट वो शायद हो सकता है एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई ना, या ऑलरेडी कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो उसके लिए अच्छा सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल बात करूं कि एएमयू का एक लड़का, एक मिडिल क्लास का मान लो, वो बोले कि मैं 2 व्हीलर ईवी बनाऊंगा साहब। तो नॉर्मल एक ईवी क्या अलग है, कुछ नहीं, नॉर्मल जो ईवीज़ हैं या आर्थर या हीरो जो भी बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो ग्राउंड रियलिटी है ना, उसको पहले ये देखना चाहिए कि भाई मार्केट में अगर मुझे ईवी बनानी है तो मैं कुछ ऐसा करूं कि उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो, उसकी कॉस्ट कम हो, समझ रहे हो। नॉर्मल ईवी जो नॉर्मल, अगर अक्सर अब थोड़ा थोड़ा हम लोग से भी कुछ लोग आइडियाज़ डिस्कस करने मान लो कभी आ रहे हैं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नए यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं इनके साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर की थोड़ा सा कमी है। ऑफ कोर्स हमारे टाइम में भी हमको भी रही होगी, धीरे धीरे हम लोग इस टाइप की बातें इसलिए कर रहे हैं कि भाई दिन रात मार्केट में हैं, और वो भी आने वाले दिनों में हो जाएंगे। लेकिन किसी तरीके से अगर एक्सपोजर बढ़ जाए उनका, जो आपकी जो स्टिक प्रोग्राम है, मैं इसमें यहाँ इसीलिए कि भाई अगर जो लोग एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के वो आएँ और अपना इंसाइट्स दें तो नए लोगों के लिए काम करना आसान है। मुझे लगता है कि ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी आइडिया, थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाए कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। किसी ऐसी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करने जाते हो जो प्रॉब्लम है ही नहीं, या ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी कर रही है, तो चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ जाते हैं, फिर आप डीमोरलाइज हो जाते हो, फिर कहते हो कि भाई बिज़नेस नहीं सक्सेस हो पाया जस्ट बिकॉज। तो ये देखना पड़ेगा कि जो बिज़नेस आप करने जा रहे थे, या तो आपके पास इतने करोड़ों फंडिंग हो, हज़ारों करोड़ हो कि भाई ठीक है आपने उससे ज़्यादा मार्केट में अपना लॉन्च कर दिया तो आप उसको बीट कर दोगे। जो ऑलरेडी बहुत अच्छी सक्सेसफुल कंपनीज़ हैं, जो वो सक्सेसफुली कर रही हैं, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर चुकी हैं, उनका अगर आप एज अ नॉर्मल जस्ट स्टार्टिंग बडिंग एंटरप्रेन्योर उनको कम्पीट करने जाओगे ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू लेके जानी पड़ेगी। सेम प्रोडक्ट पे तो नहीं कर सकते ना यार। ठीक, अब मैं बोलूँ कि मैं एयर कंडीशनर बनाऊंगा साहब कल से, ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज है तो बना ही रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो या तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि पावर कंजम्पशन उसका कम हो, या वो स्मार्ट हो, एक्स्ट्रा इंटीग्रेटेड हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, सोलर ऑपरेटेड हो, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू मैं ले जाऊँगा। तो बायर हो सकता है कि उस LG और सैमसंग के कंपटीशन मुझे एक बार को प्रेफरेंस दे ले, ठीक, या फिर मैं ऑफकोर्स बहुत सस्ता आऊँगा, वो भी एक वैल्यू है, ठीक। लेकिन नॉर्मल सेम प्रोडक्ट सेम तरीके से लॉन्च करने से तो कुछ, तो ये जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर वाला बात वो ज़रूरी है कि यार आपको जो चीज़ करने जा रहे हो उसकी समझ मार्केट में क्या हो रहा है, एज एन कंज्यूमर अगर आप वो चीज़ करोगे तो करोगे कि नहीं, ये सारी बातें सोचनी पड़ेगी। रिसर्च डेवलपमेंट, रिसर्च अबाउट द आइडिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो ऑलरेडी उस मार्केट में वो लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इसमें कंज्यूमर्स हैं या बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, ये चीज़। और यही सेम एंटरप्रेन्योरशिप को लेके जो सोशल मीडिया पर अब एक्सपोजर है कि नाउ किसी कंपनी का एक एंटरप्रेन्योर, एक CEO, एक डायरेक्टर, वो बस उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है या अपने सोशल सर्कल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसकी एक खुद की भी आइडेंटिटी है। तो वो चीज़ बहुत डायनेमिक हो गई है कि लोग, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी है तो पीपल परसीव कि वो बड़ी कंपनी है या दैट इज़ एक्चुअली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बट ऐसा बहुत बार रियलिटी में नहीं होता। और उस चीज़ से भी इम्पैक्ट है क्योंकि आज के टाइम पर डे 1 से ही बडिंग एंटरप्रेन्योर्स वांट टू बी नोन एज एंटरप्रेन्योर्स एज सच विदाउट प्रूविंग एनीथिंग। तो वहाँ पर क्या लगता है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इस पूरे डोमेन में कितना रहा है?
यार आई कंसीडर दीज थिंग्स अर्ली स्टेज में, अगर आप बहुत फेम के चक्कर में रहो या वो चीज़, तो दीज आर नथिंग बट डेविएशंस। एक दो बार आप किसी को उस झांसे में लेके कुछ बेच लोगे, कुछ हो जाएगा, बट रियल सक्सेस कम्स कि एक्चुअल वैल्यूज़ हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत अच्छा वेबसाइट डेवलपर है, वो बहुत ज़्यादा एकदम अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव रखे कि मैं बहुत अच्छी वेबसाइट्स बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो हो सकता है 2 4 5 10 क्लाइंट मिल जाएंगे जो उसको उस सोशल मीडिया से इम्पैक्ट होकर के या उससे इम्प्रेस होकर उसको काम दे दें। बट रिपीट बिजनेस, ये कंटिन्यूस सक्सेस तभी आएगा जब एक्चुअल काम में वैल्यू हो, ठीक। और अगर काम में वैल्यू होगी तो ऑटोमेटिक आज नहीं तो कल 6 महीने बाद आ जाएगा। रेफरल बिजनेस से मैं ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस को जानता हूँ जिनकी शायद वेबसाइट तक भी नहीं है, या वेबसाइट है तो बस नाम की है, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके प्रोडक्ट के अंदर वो वैल्यू है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं, ठीक। एडवर्टीजमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बट एडवर्टीजमेंट प्ले इम्पॉर्टेंट आफ्टर अचीविंग अ बेसिक सक्सेस इन द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सबसे, ठीक। आपने कुछ बनाया नहीं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे अगर आप चाहो कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, तो वो टफ है, इम्पॉसिबल है। कुछ तो बनाना होगा, फिर इम्प्रूव करना होगा। इस पैरेलल आप एडवर्टीजमेंट या सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस रख सकते हो, लेकिन ये सोचना कि मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज़ करके अपने आप को सक्सेसफुल कर लूँगा, तो ये गलतफहमी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और जब हम अभी देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है, या इवन कोई हाई स्केल जॉब्स है, और जो आजकल की डायनेमिक यूथ है वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपने प्लेटफॉर्म्स पर भी चाहती है कि उस चीज़ को बिग डील बनाना, कि इफ़ आई एम समथिंग, मतलब ब्लॉगिंग का जो कल्चर आ चुका है आज के टाइम पे, और पोस्टिंग का कल्चर है, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब अब सोशल सर्किल, आई थिंक सोशल मीडिया इज़ एक्चुअली आवर सोशल सर्किल। हम रियल में इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर रहे, तो चाहे वो बिजनेस के कॉन्सेप्ट से हो या एक जनरल इंसान के कॉन्सेप्ट से हो, कि एक ह्यूमन की जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, उसमें जो सोशल इंटरेक्शन, जो रियल इंटरेक्शन है, वो कितना इंपॉर्टेंट है अपने आसपास के लोगों के साथ। यार हमारे टाइप, या मेरे हिसाब से बोलोगे तो ऑफकोर्स हम तो खड़े ही सोशल उस पे है, दोस्तों और उस पे ही खड़े हैं, तो हमारे जैसे लोगों के लिए तो सोशल, जो रियल सोशल वो है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ रील्स देख के या लोगों की शॉर्ट्स देख के नहीं कर सकते, सबको तो एक्चुअल ऑन ग्राउंड जाना है। ये मुझे लगता है किसी भी एंटरप्रेन्योर को ऑन ग्राउंड जाना है, काम करना है, दोस्त बनाने हैं, पार्टनर्स बनाने हैं, बायर्स बनाने हैं, सेलर्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो सोशल मीडिया इज़ ऑफकोर्स हमारे लिए तो जस्ट क्वालिटी टाइम पास के अलावा कुछ नहीं है, ठीक। ये बहुत से बहुत आप उस पर एडवर्टाइज़ कर सकते हो या किसी एडवर्टीज़मेंट को देख के अपना बिजनेस हो कर, लेकिन एक्चुअल कुछ काम अगर होगा तो वो तो ऑन ग्राउंड होगा ना। कोई भी वैल्यू क्रिएट होगी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस, तो वो सोशल मीडिया पे नहीं हो सकती। सोशल मीडिया कैन हेल्प टू लाइक एडवर्टाइज दैट सॉल्यूशन ऑफ कोर्स, बट एक्चुअल बायर, एक्चुअल जो पेइंग पॉकेट है, वो तो एक्चुअल में किसी ना किसी से मिल के, किसी ने बात करके, किसी को एडवर्टाइज से इम्प्रेस करके ही होगा। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज़ ऑफ कोर्स नथिंग बट, हमारे केस में तो जस्ट आप अपने आप की अपनी मैसेज कन्वे कर लो, दैट्स ऑल। लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्रिएट करे बिना तो बिज़नेस नहीं खड़ा होगा। बिज़नेस खड़ा करने के लिए यू नीड समथिंग ऑन ग्राउंड, एनी सर्विस, एनी वैल्यू, एनी प्रोडक्ट दैट इज़ एक्चुअली डिलीवरिंग अ सॉल्यूशन। नाउ आई हैव 2 क्वेश्चंस जो थोड़ा सा आई थिंक आपके पर्सनल एस्पेक्ट पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। पहला क्वेश्चन ये है कि आप टुडे, अगर आपको आज अपने 18 ईयर ओल्ड सेल्फ या 19 ईयर ओल्ड सेल्फ को कोई सजेशन देना हो, the one who is aspiring to be an entrepreneur or to set up a business and innovate something in terms of environmental solutions, तो यहाँ पर मतलब what will be your suggestion to that 18-year-old yourself? 18 ईयर ओल्ड की बात करी जाए तो लाइक आई वाज इन स्कूल और इन कॉलेज, तो उस टाइम पे अगर मुझे अपने आप को उस टाइम के आज 18 साल पहले, तो मैं अपने सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करता, अपनी लैंग्वेज पे कमांड, अपनी बॉडी स्किल्स, अपने इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, जो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं मिंटो सर्किल टाइप स्कूल में पढ़ने के बाद उतना इंप्रूव नहीं हो पाया। अगर मैं किसी बहुत कोएड या उस टाइप के स्कूल में पढ़ा होता तो शायद अच्छी होती, बट ठीक है, काम चल जाता है। लेकिन अगर आपने जैसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा कि भाई अपने आप को अगर एडवाइस देनी हो 18 साल पुराने, तो आई जस्ट से कि भाई जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो कॉन्फिडेंस हैं, या जो लैंग्वेज है, कम्युनिकेशंस हैं, उसको मैं और इम्प्रूव करता, या किसी को भी करना चाहिए। वो टाइम होता है जब आप आउट स्पोकन हो, जितना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बन जाओ, जितने अच्छी लैंग्वेज पे कमांड हासिल कर लो, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू।
बहुत सारी डील आपके फर्स्ट इंप्रेशन से ही बायर आपको जज कर लेता है कि किस तरीके से आप उसके रूम में घुस रहे हो, और ये वो चीज़ें जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब हम लोग जिस दोस्तों में जिसमें पढ़ते थे कि ज़्यादा इंग्लिश में बोले तो भाई अंग्रेज चले गए तुम्हें छोड़ गए टाइप की बातें होती थी क्लास में। मतलब ऑफकोर्स मेंटर सर्कल में कैसे ही दोस्ती यारी, तो वो एक गैप रहा। आजकल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब भी जाते हैं किसी भी ऑफिस में किसी प्रेजेंटेशन में, तो वी नीड टू बी अटर कॉन्फिडेंस एंड आपके सामने 10 लोग बैठे हैं, आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो कोई सवाल ही नहीं है कि आप जो है किसी भी तरीके से उस फील्ड में लैक करो। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे AMU ने आपके जर्नी में बिल्कुल सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल ड्राइविंग फोर्स रहा है, चाहे वो मिंटो सर्कल से ZHCET कॉलेज तक। तो मिंटो सर्कल का जो रोल रहा है कि वो जो एक जो हम बोलते हैं कि अलीगढ़ की तहजीब है और जो एक कल्चर है, और वहाँ से भी मतलब जब हम देखते हैं लुक बैक करते हैं तो बहुत ही बड़ी बड़ी शख्सियत आगे आई हैं हर डोमेन की, पॉलिटिक्स की, क्रिएटिविटी की और बिजनेस में। तो आपको क्या लगता है कि मिंटो सर्कल का जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो क्यों है आपके जर्नी में भी और इन जनरल लोगों की लाइफ में? मैं वही उसका जैसे अभी मैंने बताया कि मिंटो सर्कल में पढ़ाई तो ऑफकोर्स है ही, पढ़ाई के अलावा जो सारा वो है ना, आप दोस्तों के साथ जो खेल रहे हो, या मतलब हर वो दिन, हर वो स्कूल से आना कि वो पार्किंग में साइकिल लगाने पे झगड़ा चल रहा है कि साहब चाबी खो गई तो दोस्त मिल करके किसी का ताला तोड़ रहे हैं, और मतलब टीचर मार रहा है तो भाग रहे हैं आगे पीछे। मतलब वो जो सिचुएशन था ना स्कूल का, वो हमारा एक स्कूल हमको टफ़ बना देता है, ठीक। और ऐसा टफ़ जो आप मार्केट में फिर कहीं भी लड़ जाओ जाके, और आपने इतना ज़्यादा मैनेज कर रखा होता है स्कूल में हर सिचुएशन की। प्रॉक्टर साहब आ रहे हैं, लड़के आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे प्रॉक्टर आ रहा है, और हर हरकत भी करनी है बिकॉज वहाँ उन्हीं की इज्जत है जो लोग हरकत कर रहे हैं। तो आपको उस भीड़ में भी रहना है कि ठीक है साहब, हम शरारती भी हैं, हम पढ़ भी ले रहे हैं। तो जो दोस्तों की वजह से जो उस पूरे स्कूल का एटमॉस्फेयर था कि साहब आज छुट्टी बाद आजा तुझे देखूंगा, लड़ाई हो रही है, तो उस पीछे ही पीछे रहते थे खैर हम तो, लेकिन फिर भी एक तरीके का कि चलो भाई जो एक्सपोजर मिला उस स्कूल से, वो कहीं भी सिचुएशन में मैनेज करना, डीलिंग्स जिसे कहते हैं कि हर कोई भाई सीनियर है उससे मैनेज करके बात करना, काम निकालना, वो सब कुछ हमको सिखाया ही मिंटो सर्कल ने यार। आज जो भी कुछ हैं या जिस भी जगह पे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत बातचीत करके काम चल जाता है। तो यही समझ में आता है कि मिंटो सर्कल प्लेड एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो दोस्त मिले, जो लोग पार्टनर मिले, जिन्होंने सिखाया, जो टीचर्स ने सबक दिया कि भाई पढ़ाई लिखाई के साथ साथ की जो चीज़ें ज़रूरी हैं, साइंस मॉडल खेलना, बातें करना, वो सब कुछ मिंटो सर्कल से ही सीखा। ऑफ कोर्स कॉलेज ने भी बहुत कुछ सिखाया, बट कॉलेज ने एक्स्ट्रा वो चीज़ें सिखाई, नॉलेज और वो सब चीज़ें। बट दुनिया में कैसे रहना है, बिहेव कैसे करना है, दोस्त कैसे बनाने हैं, जज करना किसी को, ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, बहुत सारी चीज़ें स्कूल नहीं बताई। ठीक है। कट टू टुडे, अगर आज आपको एक स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट करना है, यू हैव नो बिजनेस सेटअप और एक्सपीरियंस एज सच इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट यू विल डू ऑन डे वन, और आपका माइंडसेट क्या होगा आज के टाइम? यार मतलब मैं पर्सनली अगर देखूँ तो एक वैसा क्वेश्चन है, बट स्टिल मुझे लगता है कि मतलब मेरे टाइप के पर्सनालिटीज़ के लिए मुझे बिज़नेस की फ्रंट एंडिंग करना अच्छा लगता है। तो मेरे लिए ट्रेडिंग, अब मैं अगर कुछ दोबारा करना हुआ या कुछ भी ऐसा कुछ करना हुआ, तो आई विल प्रीफर समथिंग एंड एन ऑफिस जिसमें हम चीज़ें ट्रेड करेंगे, या एक जगह से कुछ चीज़ें बनाएंगे नहीं, कम, क्योंकि बनाना अपने आप में मैन्युफैक्चर करना वो एक टेंशन है, पूरा सब कुछ है। जो मेरा सॉफ्ट स्किल्स है, आई लाइक टू सेल थिंग्स टू पीपल। तो ट्रैवल करना, जाना, मिलना लोगों से और डील को कन्वर्ट करना फाइनली, वो मेरा काम है, वही मेरा पैशन है, मुझे उसी में मज़ा आता है। एक बार डील कन्वर्ट हो गई, माल जाया नहीं जाया उसमें इतना वो मेरा जो एक्चुअल जो इससे मुझे किक मिलती है ना, कि वो है कि भाई एक बायर है पोटेंशियल, उसको जाके प्रेजेंट करना। तो मैं कुछ ऐसा ही करूँगा कि हाँ भाई मैंने कोई एक ऑफिस बना लिया है और उसमें मैं चीज़ें ट्रेड कर रहा हूँ, किसी से लेके किसी को बेच रहा हूँ, सिंपल। वो काम मुझे पसंद है। अगर कुछ और करना पड़ा तो मैं वही करूँगा इंशाल्लाह। आज अभी के टाइम पे जब आपका बिजनेस एक ठीक ठाक लेवल पर स्ट्रीमलाइंड भी है, तो अभी आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? मूवीज़ देखना पसंद है या स्पोर्ट्स या घूमना? काफ़ी मूवीज़ तो लाइक आजकल जो नए नेटफ्लिक्स, अमेज़न, इसके साथ है, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम देना कोशिश करता हूँ कि भाई फैमिली
बेटी है मेरी छोटी एक, उसके साथ कुछ टाइम दे पाऊँ। और ऑफ कोर्स मूवीज़ हैं या कहीं घूमना तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं अभी है कि भाई ऑफ कोर्स बिज़नेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटिक ट्रैवल तो करना ही पड़ता है। तो मैं ऐसे तो मुझे नहीं याद कि मैं कभी ट्रैवलिंग पे कहीं गया हूँ कि बिल्कुल सिर्फ कोई काम नहीं है कि चलो भाई घूम के आ रहे हैं। क्योंकि पूरी ज़िंदगी पिछले 10 सालों में मुझे नहीं लगता कोई भी एक हफ़्ता ऐसा गया होगा कि जब मैं अलीगढ़ में ही रहा हूँ। हमेशा बहुत ट्रैवल करना पड़ता है मुझे अपने काम की वजह से। मूवीज़ देखना, थोड़ा बहुत खेल लेना, कुछ दोस्तों के साथ अच्छा ढाबेबाजी करना, वो आज भी पसंद है। तो इसलिए आई थिंक ये सारे शौक़ हैं अभी भी। तो आपकी कोई फेवरेट मूवी या फेवरेट वेब सीरीज़ जो आपको मतलब होता है, हर शख्स के अपने अपने होते हैं? आजकल मिर्ज़ापुर वगैरह जो भी आई है या पंचायत आई है, ये सब पसंद है। ऑफ कोर्स जिसमें हल्का सा ड्रामा हो, रोमांस हो, वो सब चीज़ें पसंद हैं। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा कोई लड़ाई मार की पिक्चर्स नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी इस टाइप की मूवीज़ या वेब सीरीज़ अच्छी लगती हैं। बट थोड़ा बहुत बिज़नेस, एक दो बार बचपन में याद है कि वो आई थी। कुछ बिज़नेस से रिलेटेड मूवीज़ भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, जिसमें कोई आदमी है वो कुछ ग्रो कर रहा है, फिर फाइनली सक्सेस पे पहुंच रहा है। ठीक, एक रॉकेट सिंह आई थी बहुत पहले, सेल्समैन ऑफ द ईयर करके, वो मूवी बड़ी अच्छी लगती थी क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट करता था कि यार एक अच्छा है बेस, एक आदमी ने कुछ शुरू किया, वो बना रहा है। तो इस टाइप की मूवीज़ हैं जो मुझे पसंद हैं। और कोई एक्टर जो अच्छा लगता हो या कोई पर्सनैलिटी इन जनरल, क्रिकेट में, फुटबॉल में? बहुत ज़्यादा मैं बॉलीवुड और उसका तो नहीं हूँ कि हाँ, लेकिन ये है कि हाँ भाई शाहरुख खान, सलमान खान, इस टाइप के कुछ एक्टर्स हैं जो मूवी इंसान देख आता है दोस्तों के साथ जाके। बट आई रियली डोंट फॉलो बॉलीवुड दैट मच, इसलिए ये है कि स्पोर्ट्स कितना देखते हैं आप या फिर जस्ट? नहीं, स्पोर्ट्स में ज़्यादातर खेलने का ही वो है, फुटबॉल खेल लिया दोस्तों के साथ जाके। फिर क्रिकेट वगैरह आता है थोड़ा बहुत, सब लोग देखते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ किसी भी उसका कि भाई एकदम सब कुछ छोड़ के बैठ गए। लेकिन ये है कि अगर उसी टाइम पे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और कोई क्रिकेट खेलने बुला ले तो मुझे खेलने ज़्यादा पसंद है। तो बैटिंग या बॉलिंग? साइड में खड़े होकर यार बॉल पकड़ लेते हैं। बैटिंग बॉलिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस हाँ ठीक है, बैटिंग अच्छी लगती है, लेकिन ये है फुटबॉल बैटिंग। जैसे आपने बताया कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो मल्टीपल कंट्रीज़ में भी हैं, तो वहाँ पर जब आप जाते हैं मीटिंग्स के लिए या उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या डिफरेंस नज़र आता है कि इंडिया में अभी क्या मतलब कैपेबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल है जो एक्सप्लोर किया जा सकता है, बाहर में वो इनोवेशंस ऑलरेडी कोशिश की जा रही है इसमें? यार हम लोग जिन मार्केट्स में भी काम कर रहे हैं वो थोड़ा डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर से मिडल ईस्ट है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इधर नेपाल, बांग्लादेश, ये सब हैं। तो यहाँ पर अभी वो सारी टेक्नोलॉजीज़ इतनी नहीं हैं जितनी इंडिया में बन चुकी हैं। बट नो डाउट इंडिया का मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है, मतलब ये सारे कंट्रीज़ एक तरफ मिला लो और इंडिया का एक स्टेट, मतलब उस तरीके का हाल है। लेकिन इंडिया में चूँकि कॉम्पिटिशन है, अगर हम कर रहे हैं तो हमारे जैसा काम अब 2-4 लोग और भी कर रहे हैं। तो वही वाली बात कि मैं अगर बिरयानी बेच रहा हूँ तो बराबर में भी बिरयानी ही बेच रही है अलीगढ़, या तो वो कंपटीशन आ जाता है। यहाँ पे लोग क्वालिटी से ज़्यादा प्राइसेस पे फोकस करते हैं कि कौन सस्ता है, ठीक, खासतौर से हमारे वाले फील्ड में। लेकिन बाहर मुझे लगता है कि लोग बाग क्वालिटी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि मशीन सही चले ना चले, इसका एक पैसे से ज़्यादा उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा वो रहता है। लिमिटेड मार्केट है बाहर, ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत सारे, इंडिया में तो मतलब आप जो भी चीज़ बेचने जाओ आप कहीं ना कहीं मार्केट है, हर स्टेट में इंडस्ट्रीज़ हैं, बायर्स हैं, सब कुछ है। बाहर ऐसा नहीं है, बाहर लोग लिमिटेड मार्केट है लेकिन मार्जिन ज़्यादा हैं। एक्सपोर्ट ऑफ कोर्स आप करते हो तो आप ज़्यादा मार्जिन रखते हो, प्रॉफिट ज़्यादा है। सो एवरीथिंग इज़ देयर, लाइक बाहर की मार्केट अलग है, इंडिया की मार्केट अलग है। बिल्कुल। और अभी जब हम देखते हैं कि यूथ जो है हमारा, फॉर एग्जांपल कोई एक साइंस का स्टूडेंट रहा है और उसके पास अभी कुछ ज़्यादा एक्सप्लोरेशंस नहीं है, तो यूजुअली ऐसा होता है कि पीपल गो इनटू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वहाँ पर फिगर आउट हो पाता है, कुछ का नहीं भी हो पाता है, कुछ का होने के बाद दे गेट इनटू डिग्रीज एंड देन गेट कंफ्यूज्ड। तो आपको क्या लगता है कि इज़ देयर एनी वे टू realize your potential or your passion as such at that stage of when you're completing school and say first 2 years of colleges? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट इन योर सेल्फ एक चीज़ होती है ना, कि जो मुझे अच्छा लग रहा है या जो मुझे समझ में आ रहा है, लोग बहुत सारे लोग क्या है कन्फ्यूज़ क्यों है कि उन्हें खुद पे भरोसा नहीं है, ठीक, अपने ही डिसीजंस को वो दूसरों से डेविएट बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, ठीक। ऐसा नहीं था कि बिज़नेस में हमेशा से ही मेरे लिए बहुत वो था, सक्सेस थी, बहुत टफ़ टाइम्स भी हैं,
मेरे खुद के उसमें भी सारे दोस्त की जॉब्स लग गई, कमा रहे हैं, गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, और हम पुरानी बाइक से दिल्ली के चक्कर काट रहे होते थे। तो मतलब 1-2 बार अच्छी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ आई कि बाहर से एक दोस्त था मेरा बहरैन में 4 लाख रुपए का कुछ ऑफ़र दिया कि यार मिल जाएगा, पेट्रोकेमिकल में बीटेक एमटेक हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस दिखा देंगे, हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे हमारी मान लो 20,000 भी इनकम नहीं है महीने की। तो वो जो टफ़ टाइम होता है ना, वो फ़ैसले, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ सक्सेस मिल जाएगी, ठीक। तो अपने आप का या जो कर रहे हैं करते रहते हैं, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि कोई भी पैशन है ना जिसको जब आप फॉलो करते हो, तो अगर वो थोड़ा बहुत भी सेंसिबल तरीके से लिया गया है तो उसमें कुछ ना कुछ जूसेस या सक्सेस तो है, बट उसको अचीव करने के लिए उस सक्सेस को आप कितना हार्ड टारगेट कर रहे हो, कितना हार्ड ट्राई कर रहे हो, ये फाइनल डिसाइड करता है, ठीक। डिजास्टिंग कि आप उसको पाने के लिए खुद कितना तड़प है, खुद कितना ज़्यादा काम कर सकते हो, अपने आप को कितना बर्न कर सकते हो टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग दैट यू हैव थॉट ऑन कि भाई मुझे ये करना है। अब बिल्कुल ही खुद मतलब किस्मत ही ऐसी हो गई, कुछ सिनेरियो आ गया कि साहब कोरोना आ गया, ये हो गया, नहीं कर पा रहे। मतलब मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल ऑड से आए। मेरे खुद पार्टनर रेहान है, वो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अल्टीमेट सक्सेसफुल काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको कुछ आता था, लेकिन दिन रात काम करके, मेहनत करके ही लर्न थिंग्स। ऐसी बहुत सारे और लोग हैं जो मेरे आसपास हैं जिन्होंने प्रूफ किया कि हाँ हार्ड वर्क इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, ठीक। 90% 95% प्रॉब्लम आपकी हार्ड वर्क से सॉल्व हो सकती है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर कि मैं कर रहा हूँ तो ठीक ही है। बहुत ही ऐसी कभी किस्मत होती है जो नहीं हो पाता, वो बात अलग है। तो मुझे लगता है कि आप जो ये रियलाइजेशन कह रहे हो ना, वो रियलाइजेशन इनिशियल डेज में ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपने आप को जज कर पाए। कोई ऐसा स्केल, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको ये बता दे कि भाई इसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं। ये सिर्फ आपकी खुद की मेहनत है जो बताएगी कि इस फील्ड में सक्सेस मिलेगी या नहीं, ठीक। 95% आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि उस सक्सेस को पाने के लिए उस फील्ड में आप कितना लड़ सकते हो, कितना ज़्यादा, कितनी रातों की नींद आराम कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये मुझे याद दिलाता है, एक बुक मैंने पढ़ी थी, उसमें एक कोट था कि 10 out of 10 times 9 out of 10 times the best thing that can happen to a young man is to left a board and to let them figure out if they can swim or drown. So I think वही चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। और अब हम जो हमारा प्लेटफॉर्म है स्टिक को लेकर, तो हमारा जो आइडिया है वो आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो वो कन्वर्सेशन निकल के आई कि ग्राउंड रियलिटीज़ की बात, रियल कनेक्शंस की बात, और हार्डवर्क और मोटिवेशन तो उसके पीछे है ही। तो हम भी कहीं ना कहीं उस लाइन पर काम करना चाहते हैं कि जो यूथ है आज के टाइम पे, दे आर वॉचिंग द होल वर्ल्ड ऑन सोशल मीडिया, बट टू रिलेट किसी और रियलिटी से रिलेट करने से अच्छा वो अपनी रियलिटी, अपनी क्लोज रियलिटीज़ पे को रियलाइज़ करें और उससे इंस्पिरेशन लें या उनसे गाइडेंस लें। तो हमारा भी आइडिया है टू बिल्ड अ कम्युनिटी। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ दिस, कि हाउ दिस आइडिया इज़ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और नॉट? ये ऑफ कोर्स इट्स अ प्रीटी न्यू थिंग एंड अ न्यू आइडिया, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हो। ये मेरे ख्याल से मैंने पहली बार ही ऐसा कुछ सुना है, और मैं अब देख रहा हूँ आप लोगों को। तो इट्स गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बेसिकली। बहुत सारे लोग, मतलब मैं अपने आप को ही देखूँ, अगर मुझे उस टाइम पे कोई मिला होता जो ये सब कुछ कर रहा था, तो मैंने बहुत सारी जो गलतियाँ करके सीखी वो शायद ना होती मुझसे, वो गलतियाँ हैं जो लॉसेस मुझे हुए, वो जो पहला चेक मुझे कोई दे के चला गया वो बाउंस। तो वो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान मेंटरशिप में, मैं आज जो यहाँ आया हूँ बस इसलिए कि भाई ऑफ कोर्स अगर मेरे कुछ जूनियर्स हैं वो कुछ कर रहे हैं, तो अगर 1-2 बातें वही वो कम से कम ऐसा जो मुझसे हुई हैं गलतियाँ, अगर वो उनसे ना हो तो उनके लिए सक्सेस पाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आई रियली थिंक कि देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप। अगर आप इस तरीके का प्लेटफॉर्म मार्केट में लॉन्च करोगे तो बहुत सारे आपके लिए पोटेंशियल यूज़र्स होंगे जो अपने उस पैशन को फॉलो करने के लिए अपने से सीनियर उस फील्ड के लोगों को ऑब्ज़र्व करेंगे, उनकी लाइफस्टाइल को देखेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे, और उनके लिए सक्सेस पाना आसान हो जाएगा। एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ला के एक प्लेटफॉर्म तक लाना, आप लोगों की ये मेहनत, आई डोंट नो कहाँ तक आप लोग ऑफ कोर्स इतनी मेहनत कर रहे हो तो इंशाल्लाह सक्सेस हो जाओगे, बट अगर आप लोग जेन्युइनली ऐसा कर पाते हो, इट्स रियली अमेजिंग थिंग एंड इट्स गोइंग टू बी द मार्केट इज ऑफ कोर्स नॉट ओनली द पैन इंडिया, इट्स अ ग्लोबल मार्केट। आई रियली विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस स्पेसिफिक एस्पेक्ट,
एंड आई होप कि आप लोग जल्दी से जल्दी बहुत सारे कंटेंट ला पाओ, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करें, एंड व्हाट आई कैन सपोर्ट आई विल डू माय बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। अब मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो इन जनरल यूथ के लिए कि एवरीबॉडी हु इज़ स्टडिंग राइट नाउ, स्ट्रगलिंग, फिगरिंग आउट देयर प्रॉस्पेक्ट्स, तो उनके लिए बस एक मैसेज आपकी तरफ से, आपके एक्सपीरियंसेस की तरफ से। यार फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक चीज़ जो बार बार कहनी होती है ना कि शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, ठीक है। वो जो मिडनाइट ऑयल जलाना है या वो जो बातें हैं ना, वो हर हाल में करनी पड़ेंगी। किसी दूसरे की लाइफ को देखो कि फ़लाँ सोशल मीडिया वाला जो है रातों रात अभी कल तक ये कर रहा था और आज उसके 10 लाख फॉलोअर्स हो गए, वो बिल्कुल 1 in a million एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। आप उनको भूल जाओ। नॉर्मल लोग मेहनत करके ही कामयाब होते हैं। तो एक चीज़ तो ये कहनी है कि यार देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। करना पड़ेगा, जगना, मेहनत करोगे, एंड अगर ये करोगे तो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन दैट यू विल अचीव सक्सेस, ठीक। बहुत ही फिक्स्ड है ये, ठीक। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो मेहनती भी हो और फिर वो नाकामयाब भी हो, ठीक। दूसरा इज़ ऑनेस्टी यार। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लोग मार्केट में या अपने आसपास दिखते हैं जो खुद से ऑनेस्ट नहीं हैं और अपने दोस्तों या अपने जो नेक्स्ट लेवल के कनेक्शंस हैं उनसे ऑनेस्टी टुवर्ड योरसेल्फ, ठीक। अपने आप को धोखे में मत रखो कि साहब मैं एक फलां कोर्स कर रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मतलब लगे कि मैं बहुत, एक्चुअल में उसके लिए जो उसकी डिज़ायर्ड मेहनत है वो नहीं करते, ठीक। बहुत लोग सिर्फ इस भ्रम में जी रहे हैं कि सक्सेस खुद से आ जाएगी और फिर अपने आप को कोसते हैं कि यार हमारे साथ क्यों नहीं अच्छा हुआ, जबकि जो डिज़ायर्ड मेहनत उस काम की करनी थी वो नहीं करते। तीसरा ये कि दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त, और कभी मतलब अकेला जो है ना इंसान वो मैजिक नहीं कर सकता। आप एडवाइजेस लो सबकी, सुनो, करो अपनी ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि हाँ सबकी सुनो। ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे जो जेन्युइनली चाहते होंगे कि आप सक्सेसफुल बनो, वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये 2-3 चीज़ें हैं, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, एंड मेकिंग सोशल रिलेशंस एक्चुअल, नॉट ऑन द सोशल मीडिया ओनली, एक्चुअल्स जो आपके साथ खड़ा है कि जाओ समीर कुछ भी करो मैं साथ हूँ। ऐसे कुछ दोस्त, ऐसे कुछ भाई आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए, और वो तभी होंगे जब आप उनके साथ उस तरीके से खड़े होगे कि किसी भी सिचुएशन में। सक्सेस, पैसा एक लेवल के बाद बहुत ही सेकेंडरी लगता है, वो एंड ऑफ द डे हो ही जाता है सबके पास। कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब दुखी हो इस तरीके से कि मैं सक्सेस, हर लेवल हैं, सबके अपने अपने लेवल्स हैं, और हर कोई बहुत पैसे वाला भी जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट मारे जा रहा है, बहुत गरीब आदमी भी आराम से सो रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही सेकेंडरी स्किल्स हैं। खुश रहने के लिए यही 2-3 चीज़ें चाहिए कि यार किसी को डिच नहीं करो, धोखा ना दे के सो, दूसरा दोस्तियाँ अच्छी करो, और अपनी डिज़ायर्ड मेहनत, हर किसी को पता होता है कि मुझे मेहनत करनी है, वो जानबूझ के जो रील्स देख के गुजार दो वो बात अलग है। यही है छोटी मोटी यार। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा ये कन्वर्सेशन रहा है, और होपफुली ये जो ऑडियंस है हमारी उसको बहुत पसंद आएगा और उसको गाइडेंस बहुत मिलेगी, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस बहुत और वो जो रियल एक्सपीरियंसेस रिफ्लेक्ट करते हैं बातों में, वो ज़्यादा कनेक्ट हो पाती हैं। और जिस तरह से आपकी जर्नी रही, आपने बताया कि स्ट्रगल आते हैं और जो एक काइंड ऑफ रोड ब्लॉक्स होते हैं उनको कैसे फिगर आउट करना है, और जो बहुत ऑर्गेनिक तरीका है लाइफ को जीने का इन जनरल अपार्ट फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। सो वो बहुत आई थिंक हेल्प करेगा लोगों को, स्पेशली क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो लोकल अचीवर्स के लिए है। तो अलीगढ़ के लोगों के लिए स्पेशली आपकी जर्नी उनसे रिलेट बहुत होगी, क्योंकि वो इस माहौल में, इस सेटअप में पले बड़े हैं। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया एवरीबॉडी, थैंक यू योर टीम हमजा फॉर साहब। ऑर्गेनाइजिंग दिस। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अरे आ गए आप। बड़ी 2 महत्वपूर्ण आपसे बातें करनी है। मिस्टर मोहम्मद हमजा ने तो अपना पैशन फाइंड और फ्यूल कर लिया, अब आपकी बारी है। अगर आपका भी पैशन या इंटरेस्ट लाई करता है एंटरप्रेन्योरशिप में, देन डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग लाइव विद मिस्टर हमजा इन एन अपकमिंग इवेंट की जानकारी आपको स्टिक के सोशल्स पे मिल जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा भी अगर आपका इंटरेस्ट या पैशन किसी और चीज़ में है, देन सून यू आर गोइंग टू हैव अ स्पेस जिसमें कि आप अपना पैशन एक्सप्लोर, एक्सप्रेस और ग्रो कर सकते हो, और वो स्पेस है स्टिक ऐप इटसेल्फ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल, एंड वी विल कैच यू विद योर सक्सेस स्टोरी समडे इन द सेम प्लेस और नॉट, बट डेफिनेटली
in the same space. See ya.